हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज हम 2024 का पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले एक पार्ट मैंने डाल दिया है, पर क्या है कि मुझे थोड़ा सा उसमें एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं शायद उस दिन पेन टाइप भी ख़राब हो गया था, तो इस चक्कर में कुछ चीज़ें हो नहीं पाई थी। तो हो सकता है क्वालिटी में उसके कुछ, बेसिकली कंटेंट क्वालिटी में नहीं, लेकिन हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। तो मैं सोच रहा हूँ आज पूरा पेपर एक बार में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो पहले हम वो 50 क्वेश्चन करेंगे जो हमने नहीं किया है, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से है उसमें यही है। पहले जो वो 50 क्वेश्चन आएंगे जो हमने पहले नहीं, उस दिन नहीं किए थे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो थोड़ा सा पेपर में फास्ट करवाऊंगा। मैं ये मान के चलूँगा कि पेपर आपका बहुत पास में, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक। सनरेज होती हैं जो अर्थ पे आती हैं, तो जो आती हैं उन्हें शॉर्ट वेव में कहते हैं, ठीक। 3 टाइप में होती है, यूवी रेडिएशंस होती हैं आपकी, विजिबल लाइट्स होती है, और तीसरा आपका होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है आपकी वो लॉन्ग वेव होती है, लेकिन नियर इंफ्रा में ये आती है, इसलिए इसको शॉर्ट वेव रेंज कहते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं, ठीक। और जो वापस जाती है उसको अल्बिडो कहते हैं, रिफ्लेक्ट होकर, वो लॉन्ग वेव होती है। तो आपके जो जीएचजी गैसेस हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस, वो उसको क्या करती हैं, उसके लिए एक ओपेक सिस्टम बनाती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक, लॉन्ग वेव रेडिएशन को। और जो शॉर्ट वेव इनकमिंग रेडिएशन होती हैं उन्हें आने देती हैं। तो किससे ज़्यादा हीट होगा ये, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो वापस जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि इनकमिंग, तो इनकमिंग की वजह से नहीं होती, गलत है। दूसरा सही कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो बहुत बात सही है, ठीक। पहला सही, आपका दूसरा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो आपका ट्रोपोस्टेटो और आपने मेजो वगैरह तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक। तो हम ट्रोपो की बात करते हैं, ठीक। अब क्या ही आपका इक्वेटर है या आपका पोल है। पोल ठंडा होता है तो वाटर यहाँ पे बहुत पास में जाकर कंडेंस हो जाएगा, लेकिन इक्वेटर तो बहुत गर्म होता है ना, तो वाटर को काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, थिकनेस उसकी बढ़ती जाएगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर ऊपर जा कर के कंडेंस होगा, तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगी। तो वही बात है, कह रहा है कि जो क्यों होता है, क्योंकि कन्वेंशनल जो विंड्स होती हैं ना, करंट जो होती हैं, वो इस वेपर को ऊपर ले जाते हैं, इतने ऊपर ले जाते हैं कि जहाँ तक ये ठंडा नहीं हो जाता है। यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत पास में ही ठंडा हो जा रहा है ना ये। आपने, मुझे पता नहीं कि ये नदी वगैरह समुद्र के आसपास जाओ तो आपने पास में देखा होगा कि समुद्र के ऊपर ऐसे कुछ कोहरा सा बना रहता है, कोहरा, क्योंकि वहाँ पे थोड़े ऊपर जाने के बाद चीज़ें ठंडी होने लगती हैं, मतलब जो वेपर होती है वो कन्वर्ट होने लगती है। ये नहीं कि बहुत हाइट पे जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक। उसका थोड़ा फंडा अलग है, ठीक। उसको इनवर्स इनवर्स इंसोलेशन, इंसोलेशन नहीं, देखो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको छोड़ते हैं, इन्वर्स करके हो, ठीक। अभी अगर मैं किसी पेपर में आएगा तो बाद में बताऊंगा, या फिर आप खुद से पढ़ लेना, ठीक। तो अभी चलते हैं, ये पहला ऑप्शन आपका सही, पहला ऑप्शन आपका सही है। पहला, दूसरा क्या कह रहा है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। तो दोनों सही है। पहला कह रहा है कि उस पर इक्वेटर पे ज़्यादा थिकनेस होती है कंपेयर टू पोल, और ये क्यों होती है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट जो है आपकी ऊपर ले जाती है उसको खींच के, ठीक, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। तो दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो पायरोक्लास्टिक डेब्री। दूसरा कह रहा है एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर। तो 2023 में शायद आया था, थर्मल पावर प्लांट जो है क्या क्या इमिट करते हैं, उसमें सल्फर था, एस एंड डस्ट वगैरह थे, ठीक। तो वैसे ये भी है कि वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन के सारे होते हैं। वैसे भी अब कुछ ऐसी गैसेज ना दे दे कि जो आप ऐसा मान लो कि आर्सेनिक रिलीज हो रही है, तो ऐसी गैसेस ना दे, तो आपको सिंपल सा लगाना है कि सारे सही हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी मंथ में जो आइसोथर्मल मैप होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आइसोथर्म समझते हैं क्या होता है। ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लैंड और ओशियन पे टेम्परेचर सेम हो, उसको एक ऐसी लाइन आपको बनाना है। जितने पॉइंट्स मैंने बनाए थे यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, सपोज करो 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इस लाइन को हम आइसोथर्मल मैप कहते हैं, आइसोथर्मल मैप ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या पता चलता है कि कोई एक्टिविटी जो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस और ठीक ठाक रेनफॉल पे हो रही है, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम वहाँ पे वाटर की व्यवस्था कर ले जाए किसी तरीके से, तो कोई भी खेती या कुछ भी किया जा सकता है, ठीक। इसका ये सिंपल सा फंडा होता है। अब देखो क्या होता है, ये पूछ रहा है जनवरी का। जनवरी में क्या होता है, आपका सन होता है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के पास में, ठीक। और ठंडी जो लैंड होता है आपका जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है, पर जो आपका ओशियन होता है वो ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है। तो यहाँ से क्या है कि सनरेज यहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रही लैंड पे, जो नॉर्थ साइड में, उतने अच्छे से, ठीक।
यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ लिखना था लेकिन उसने लिखा नहीं, पर नॉर्थ ओवर द ओशियन, हाँ टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि नदर्न पोल पे नदर्न साइड में बता रहा है इक्वेटर की या सदर्न साइड में, ऐसी कुछ बात इसने की नहीं। तो इसका यूपीएससी डिसाइड करेगी कि आंसर क्या होगा, ठीक। लेकिन अभी के लिए आप क्या मानोगे कि लैंड ज़्यादा ठंडा है ना कंपैरिजन में वाटर के, क्यों? क्योंकि वाटर का क्या है, उसमें अलग अलग वाटर्स मिक्स भी तो हो रहे हैं, अलग अलग रिवर्स के वाटर आ रहे हैं, उसके साथ में ओशियन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस इधर उधर हो सकता है, कितना भी आप तापमान उसको दे दें, क्योंकि बहुत गहराई तक है तो ऐसे गर्म तो नहीं हो जाएगा। पर लैंड क्या है, लैंड का ऊपर का आपका रिफ्लेक्ट करने लगता है एक टाइम के बाद, जो लैंड सरफेस होता है आपका, तो जितना इंसोलेशन ले पाता है वो लेता है, उसके बाद गर्म हो जाता है। तो अभी इंसोलेशन उतना ज़्यादा इस साइड में नहीं मिल रही है, ठीक। तो लैंड का अगर यहाँ पे जितने पास में आप इक्वेटर के होते हो ना, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे सपोज करो अगर आपका ये लैंड का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो 20 डिग्री सेल्सियस है, कारण क्या है, क्योंकि अभी ये ठंडा है। तो ओशियन का आपका जो होगा नॉर्थ साइड में जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ओशियन जो आपका उतनी आसानी से ठंडा नहीं हो पा रहा है। लैंड आपका ठंडा है तब 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ओशियन तो आपका ठंडा नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से, तो आपका नॉर्थ साइड में जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पे सनरेज कम पड़ी तो ये ठंडा हो गया, पहले 25 था 20 हो गया। यहाँ पे सनरेज कम पड़ी तो पहले यहाँ पे 25 था, ठीक, अब वो 20 हुआ है, ठीक। आप बात को समझने की कोशिश करो, सिंपल सा फंडा है। जनवरी में आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो आइसोथर्म होगा वो लैंड पे साउथवर्ड डेविएट करेगा और ओशियन में नॉर्थवर्ड डेविएट करेगा, रट्टा मार लो, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो उस ये कॉन्सेप्ट पूरा ऐसा है कि अलग से मैं आपको समझाऊं तो समझ आएगा, बेसिकली मैप बना के वो स्लाइड में ही कर मिलेगा, ठीक। और जुलाई में क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो आइसोथर्म होता है वो ओशियन पे सदर्न डायरेक्शन में जाता है साउथवर्ड, और कॉन्टिनेंट पे आपका नॉर्थवर्ड जाता है। आप सपोज करो कि जब आप ठंडी में गर्मी में आप देखो, जो आपका ये आप देखते हो ना कि यहाँ पे ठंडी मतलब अमेरिका तक आपको ठंडी मिलने लगती है, जबकि ये 23 डिग्री से ऊपर आ जाता है, ठीक। यहाँ सॉरी गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है यहाँ पे। इवन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कनाडा के जो नीचे के एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी फील होने लगती है, ठीक। आप बात को समझो, ये बता रहा हूँ मैं जुलाई का कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि कैंसर तक आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन पहुँच जाता है। अभी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे है तो जितना नीचे आओगे वहाँ पे ठंडी तो बढ़ती जाएगी, पर ओशियन का क्या है कि वाटर इंटरमिक्सिंग हो रहा है, अलग अलग वाटर्स आके मिल रहे हैं, तो उनका अब यहाँ पे पोल पे ठंडा है वाटर, यहाँ पे सन हीट की वजह से गर्म हुआ, दोनों मिक्स हो गए। पर लैंड का तो ऐसा नहीं है ना कि रोज़ रोज़ वहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी तो ऐसा है नहीं, बारिश होगी तभी ठंडा हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा इसमें जो ऑप्शन इसने बोला थोड़ा सा ही वेग क्वेश्चन सा लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आंसर कैसे देगा इसका यूपीएससी, लेकिन देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, एक गल्फ स्ट्रीम, दो, और तीसरा कह रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तीन। तीनों मिलकर के क्या करते हैं, मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। तो ये बात सही है कि आइसोथर्म नॉर्थ साइड में बेंड हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया ना कि आइसोथर्म ओशियन का जनवरी में नॉर्थ साइड बेंड होगा, तो अटलांटिक बोल रहा है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, अटलांटिक ओशियन को कोल्डर बनाता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो जो यूरोप का ये वाला एरिया है, आइसलैंड साइड का जो एरिया है, ये इधर का आपका स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपकी नॉर्थ अटलांटिक करंट है जो गर्म है, वो जाती है, तो वहाँ पे क्या करती है कि जो बर्फ़ वगैरह बने हुए होते हैं उनको पिघलाती है, तो थोड़ा बहुत पोर्ट सिस्टम चल पाता है, नहीं तो 8 महीने तो पोर्ट सिस्टम वहाँ का बंद ही रहता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये कोल्डर कर रहा है कि या वार्मर कर रहा है, आप ये समझ के बताओ। ये वार्म कर रहा है ना, पर इस वजह से ये आंसर आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। पर अभी इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। मंथ ऑफ जनवरी में आप साउथ वर्ड का भी तो बता सकते हैं, आप सदर्न हेमिस्फीयर का तो कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ऐसे पूछ रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है ये। अगर आप दोनों को गलत मारते हैं ना, फिर भी आप गलत नहीं होंगे। कारण क्या है, यहाँ पे इसने कुछ ऐसा दिया ना, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। लेकिन आप जब मैप उठा के देखोगे, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको मैप दे तो सकता नहीं, पढ़ा ही सकता हूँ कि ऐसे कुछ बनता है आपका, आपका नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ऐसे बनेगा, सॉरी ऐसे नहीं, ये लैंड का हो गया,
आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे जा करके, ठीक है, जहाँ जहाँ ये साउथ वर्ड आ रहा है ये लैंड है, ये ओशियन है। सदर्न हेमिस्फीयर में आपका कुछ ऐसे बनेगा, अगर आपका ये लैंड है तो लैंड में यहाँ जाएगा, ओशियन में ऐसे आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड तो गर्म हुआ ही है ना, तो ये साउथ ओर मूव करने लगेगा, जहाँ तक आप उसकी इंसोलेशन ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे हीटिंग हो रही वो सीधा साउथ ओर मूव करेगा पोल की डायरेक्शन में। तो आप किसको सही मानोगे? तो इसका थोड़ा सा वेग आंसर है, बाकी और लोगों के आंसर की से, या फिर जो मैंने आपको समझाया मैप देख के आप जो भी लगाना चाहो, मुझे लगता है अभी के हिसाब से इसका पहला आंसर ओनली वन मान सकते हो। बाकी देखते हैं क्या बताता है यूपीएससी, ठीक। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका कोट डिवायर एंड घाना है, ठीक। बोत्सवाना मैंने पीवाईक्यू में पढ़ा दिया है, अल्जीरिया, मोरक्को, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। मेडागास्कर भी मैंने पीवाईक्यू में आपको पिछले 4 सालों में पढ़ा दिया एक बार, ठीक। तो ये आपका कोट डिवायर और घाना जो है, बस इसकी स्पेसिफिक एक ही डिफिनेशन, मतलब स्पेसिफिक फीचर का ये है कि कोकोआ प्रोड्यूसर के 2 लार्जेस्ट सोर्स हैं ये, ठीक। बस इतना ही है इसमें, इसके बाद इसमें और कुछ खास है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक। कह रहा है वेस्ट टू ईस्ट में आपको गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको लगाना है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आपको रटना पड़ेगा, ठीक। तीसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। सही है। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द सोल्यूशन। तो हाँ, कंटेन भी करता है और एक रीजन भी हो जाता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी भी रॉक पे पड़ेगा तो वेदर करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी अबव आर द कंट्रीज ऑफ, जो नॉर्थ सी को टच करती हैं, ठीक, जिनका बॉर्डर नॉर्थ सी से लगता है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक। अब आप देखो कुछ ऐसे मैप बनता है, ठीक। ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और ये आपका इधर फिनलैंड आता है, ठीक। तो नॉर्वे स्वीडन तो आपका है ही है ना, नॉर्वे और स्वीडन है आपका, पर फिनलैंड है क्या? आपका फिनलैंड नहीं आता इसमें, ठीक। तो नॉर्वे और स्वीडन होता है, और रसिया आपका इधर से आ ही जाता है, ठीक, क्योंकि रसिया के यहाँ पे एक टेरिटरी है, इधर इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया के पास में। तो आपका एक रसिया हो गया, नॉर्वे हो गया, जर्मनी है नॉर्थ सी में, जर्मनी नॉर्थ सी में नहीं आता, तो आपका कौन कौन सा? ओनली 3 सही हुए। कितने सही हुए? थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, 1 मिनट। एक तो बड़ी प्रॉब्लम आवाज़ की है, आवाज़ आ रही हो तो क्या ही कर सकते हैं यार, और उसके लिए तो माफ़ी मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये मैप के क्वेश्चन होते हैं, लाइक नॉर्थ सी जो आपका है, ऐसे कुछ अब यहाँ पे मैप आपको मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ ऐसे। अब आपका ये नॉर्वे होता है, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड अंदर में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेनमार्क आ जाता है, तो ना तो फिनलैंड ना स्वीडन दोनों रिप्रेजेंट नहीं कर बॉर्डर नहीं बना पाते हैं नॉर्थ सी से, ठीक। तो एक आपका ये नॉर्वे हो जाता है, दूसरा डेनमार्क हो जाता है, इधर आपका जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इधर से आपका यूके। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बनाती हैं। अब देखो कौन सा, फिनलैंड नहीं होगा आपका, जर्मनी होगा, नॉर्वे होगा, रसिया होगा क्या यहाँ पे? सोच के बताइए। तो रसिया आपका इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया के पास में है, जो बाल्टिक नेशंस होते हैं उनसे, तो बाल्टिक सी से आपका बॉर्डर बना रहा है, तो रसिया भी नहीं आएगा। बेसिकली रसिया आ जाता है इजीली, ठीक, लेकिन रसिया भी नहीं आएगा, दिमाग में आ जाता है, ऐसे नहीं आ जाता, ठीक। आप वहाँ पे सोचते हो, और 2 बार नॉर्थ सी से क्वेश्चन पूछ चुका है, इससे पहले भी पीवाईक्यू में एक बार कभी पूछा था, भले 5 सालों वाले में नहीं पूछा हो, अब पूरा तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, पर 2026 वालों के लिए पिछले 15-20 सालों का पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएगा आराम से। तो 2026 वाले लग के कर सकते हैं तैयारी। तो अभी इसके लिए ओनली 2 आंसर आपका कौन सा? एक तो जर्मनी, दूसरा नॉर्वे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वाटरफॉल रीजन एंड रिवर्स। तो वाटरफॉल कह रहा है धुआंधार आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर रीजन में है, तो वहाँ पे आपका ये मालवा आता नहीं, ठीक। मालवा रीजन आप अगर एक मैंने ले आ रहा हूँ, 15-20 मिनट का होगा, उसमें ये आपको ये जो पर्वत, पहाड़, पठारे, जो भी आपका माउंटेन्स है, प्लेट्यूज वगैरह है ना, उनको एक मैप में बना के मैं दे दूंगा, और साथ में आपको जो बेसिकली मैप की बुक है उसका भी एक मैप दे दूंगा। तो क्या होगा, जो मैं जैसे मैंने खुद से जो बनाया हुआ है, सपोज करो ये इंडिया का मैप हुआ, ऐसे कुछ कर, ठीक। यार क्या ही करना, डिसरिस्पेक्ट करनी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी में क्यों बनाना। ऐसे मान लो कि मैंने आपको मैप बना के दे दिया,
ये इंडिया का मैप आपका कुछ ऐसे ऐसे करके हो गया। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया, मालवा हो गया आपका, या आपका विंध्याचल, ये सह्याद्री, अब आपका यहीं एमपी तक ही आएगा सह्याद्री, आपका छत्तीसगढ़ तक जा रहा है। तो मैं से अलग अलग करके आपको एक एक छोटे छोटे प्लेट्यूज या माउंटेन वगैरह बता दूंगा। वो हो सकता है मैप के हिसाब से बिल्कुल पिन पॉइंटेड ना हो, लेकिन एक आइडिया आपको हमेशा रहेगा, मैप आपके दिमाग में रहेगा। 10-15 मिनट में वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक, तो धुआंधार आपका मालवा, बेसिकली नर्मदा पे तो है लेकिन मालवा में नहीं है। ठीक, बाकी और अगर आप बेसिक और कुछ नॉलेज चाहते हैं तो नर्मदा पे और कौन कौन सा है, सरदार सरोवर डैम आपका बना है, दूध धारा है, भेड़ा घाट, ये सब वाटरफॉल्स हैं। कपिल धारा वाटरफॉल्स ये भी एमपी में ही है। तो ये सारे आपके उसी पे मिलते हैं, नर्मदा पे। दूसरा कह रहा है हुंडरू, छोटा नागपुर में सुवर्ण रेखा, क्योंकि छोटा नागपुर से सुवर्ण रेखा निकलती है तो वहाँ पे बना हुआ, ये बात सही है। और ये तो आपको पता ही होगा, गरसोप्पा, ये आपका है वेस्टर्न घाट में है, नेरावती नहीं, सारावती रिवर पे। ठीक, सारावती। तो ये आपका कौन सा सही हो गया, इसमें ओनली वन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि रीजन एंड माउंटेन रेंज टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो सेंट्रल एशिया में कह रहा है वोस्गेस पाया जाता है, तो ये आपका सेंट्रल एशिया में नहीं, यूरोप का माउंटेन है। ठीक, मैप का काम थोड़ा सा आपका है, नहीं तो मैप वाले सेक्शन में आपको बता दूंगा। अगर मैं आपको 20 तारीख से पहले जो कुछ पढ़ाऊंगा, 20 के बाद मैं कुछ एक भी वीडियो नहीं डालूंगा यूपीएससी से रिलेटेड। ठीक, ये सब बता सकता हूँ कि कैसे आपको पेपर करना है थोड़ा बहुत। फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है। ठीक, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है, यूरोप में है। अल्पस अल्पस तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है। ठीक, ये आपका फोल्ड माउंटेन है। तीसरा आपका आता है अपलेशियन, नदर्न अमेरिका फोल्ड माउंटेन लाइक अरावली, सदर्न अमेरिका लाइक हिमालय फोल्ड माउंटेन एंडीज। ठीक, तो ओनली टू सही हो गए इसके। ठीक, पेयर्स वाले ही हैं शायद ये, तो ओनली टू सही हो गया आपका ये। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका पहला और दूसरा है। विजयवाड़ा पुराना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट थे। ग्रीनफील्ड बेसिकली जहाँ पे कार्बन इमिशन या तो ना के बराबर होता हो या तो बहुत कम होता हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहला वाटर वेपर, विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, कह रहा है इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। वाटर वेपर क्या है, अमाउंट ऑफ जो एल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो वो कम होती जाएगी। कारण क्या है बताओ आप, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। और गैस क्या होती है, वेपर जो होती है वो जब ठंडी होगी तो कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में आ जाएगी ना। तो सही बात है, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल। तो पोल पे पहले ही नहीं हो सकता। देखो, दो क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करके, बेसिकली दो क्या तीन हो गया ना। एक तो आइसोथर्म से रिलेटेड पूछ लिया, वो भी वैसे ही काम करता है। दूसरा आपसे पूछ लिया कि पोल और इक्वेटर वाला कहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है। तीसरा आपसे पूछ लिया, सेम टॉपिक से 3 क्वेश्चन डाला है। कह रहा पोल पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बेसिकली वेपर या गैस होती है। तो वही तो कह रहा था, थिकनेस वाले में अगर पोल पे ज़्यादा होती तो थिकनेस उसकी ज़्यादा होती ना। तो ये तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया आपका। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इन सब में ना कुछ खास बताने को है नहीं, जिसमें बताने वाला होगा मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। ध्यान से पढ़ना, एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। ठीक, अब सोच के बताओ ये कौन सी क्लाइमेट है। अगर कुछ नहीं आता आपको तो ये ध्यान रखो, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, ये अकेला इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऐसा है जहाँ पे होता है। बाकी थोड़े बहुत फीचर्स इसके और पढ़ लो कि एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर में खास डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब इसको बताऊंगा नहीं। प्रेसिपिटेशन वरीज बिटवीन, तो आपको भी पता है 250 सेंटीमीटर तक, मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इसी वजह से तो वहाँ पे पाए जाते हैं। आपका अमेजॉन फॉरेस्ट हो गया, कॉन्गो हो गया। ठीक, इसी वजह से तो है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये कहो कि चाइना टाइप क्लाइमेट या ये सब बताऊँ, तो अब इसके लिए टाइम नहीं रह गया है। ये बहुत कम टाइम बचा है कि आप ये सारी चीज़ें बता पाऊँ मैं आपको। ठीक, विद रेफरेंस, क्योंकि ये एक एक टॉपिक्स हैं। ऐसे नहीं होता कि चाइना टाइप लाइक नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट हो गई। ठीक, ऐसे अफ्रीका में मिलती है, ऐसी चाइना में मिलती है, ऐसा आपका चला जाएगा इधर नदर्न अमेरिका में ऐसा चला जाएगा। तो ये अब इतना टाइम नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको पता मिले। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कोरियोलिस फोर्स के बारे में कह रहा है, इट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ विंड वेलोसिटी। ठीक, अब ये भी देखो मैप का ही क्वेश्चन है। कहते हैं कि नदर्न और सदर्न
यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में अपने नॉर्थ में जाती है, ऐसे निकलेगी और अपने राइट जाएगी तो ऐसे आएगी, ठीक। और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट जाती है तो लेफ्ट जाएगी तो ऐसे आएगी, ठीक। अब कोरियोलिस फोर्स ऐसे काम करता है, ठीक। लेकिन कोई फोर्स है जो ऐसे आ रहा है, लेकिन अर्थ जो है रोटेट कर रही है, इस वजह से ये इस साइड में जा रहा है यहाँ पे, और इस साइड में इस वजह से जा रहा है यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। आपके कुछ ऐसे बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है तो कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ऐसे जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे जा रहा है। तो कह रहा है कि विंड वेलोसिटी का भी इम्पैक्ट होता है। तो विंड वेलोसिटी क्रिएट कैसे होती है? अर्थ के रोटेशन से ही तो बनती है विंड वेलोसिटी। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे चेंज होता है? कोरियोलिस फोर्स तो एक तो आपका काम कर ही रहा है, दूसरा कह रहा है कि विंड वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है, ठीक। तो विंड वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वैसे आपने बुक में ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन यूपीएससी ने डाला है और प्रोबेबिलिटी है कि 98% यूपीएससी मानेगा भी, ठीक, कि ये विंड वेलोसिटी से चलता है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि पोल पे प्रेजेंट मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे एब्सेंट होता है, तो डोल्ड्रम कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं ना इसको, इक्वेटर को। तो ये भी बात सही है। तो पहला आपका सही है, दूसरा सही, दोनों सही हो गए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जनवरी 21 को तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जनवरी 21 एवरी ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर्स। 21 जनवरी को कहाँ पे होगा? सोच लो, एक मैप कितनी बार काम आ रहा है। सन 21 जनवरी पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ठीक, यहाँ पे कहीं। ये आपका आर्कटिक हो गया, ये अंटार्कटिक हो गया, ये आर्कटिक सर्कल, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल हो गया। तो कौन कौन से स्थान पे आपको, तो सनरेज यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे कम आएगी ना। तो आपने सुना होगा कि 6 महीने पोल पे दिन होता है, 6 महीने रात होता है। तो कौन से पोल पे अभी रात होगी? सदर्न पोल पे। नदर्न पे 6 महीने वाला दिन होगा, 12 घंटे से ज़्यादा हो गया। और आपका इक्वेटर पे भी तो आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो ऊपर है ही वो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो आएगा ही। इक्वेटर उसने दिया नहीं, क्योंकि इक्वेटर अगर दिया होता तो ऑब्लिक रेज जो होती है ना वो भी इक्वेटर पे आएंगी। ऑब्लिक जो रेज होती है ना, आप ऐसे कुछ गोला लेकर के और लाइट जलाना, आप सोच रहे होगे कि जब यहाँ पे होता है रात हो जाती है, तो सपोज करो जब सन होता है वहाँ अमेरिका में, तो इंडिया में रात क्यों हो जाती है? क्योंकि आप पीछे चले जाते हो ना, टोटल 180 डिग्री मूव कर जाते हो आप। यहाँ पे अगर सन है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में आप होते हो ना, इस वजह से। लेकिन आप कोई बॉल लेना, उस पर छोटी सी टॉर्च लगाना, तो आप देखोगे अगर इक्वेटर पे आप लगाओगे, टॉर्च जला रहे हो उसको, ठीक, तो क्या होगा कि ऑब्लिक रेज यहाँ पे भी जाएंगी, यहाँ पे भी जाएंगी, ठीक। तो वही कह रहा मोर देन 12 आवर्स। पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप में जहाँ पे रात को कर्टन लगा के सोना पड़ता है। कारण ये है क्योंकि वहाँ पे कुछ 2-3 घंटे ही ऐसा होता है कि जब रात दिखती है आपको प्रॉपर, नहीं तो ऑब्लिक रेज थोड़ी बहुत रहती ही हैं। तो ऐसे दिन का माहौल सा बना रहता है। आपका कैप्रिकॉर्न आएगा नहीं, आर्कटिक सर्कल आएगा आपका, इक्वेटर आएगा। तो कौन कौन सा आएगा आपका आंसर इसमें? अब इक्वेटर पे आप नहीं रख सकते हैं, कारण क्या है? मोर देन 12 आवर्स तो ज़रूरी नहीं है ना। ऑब्लिक रेज कह रहा है कि एक्सपीरियंस करती हैं सनलाइट मोर देन 12 आवर्स, तो अभी कैप्रिकॉर्न पे है, इधर तो जा सकता है आर्कटिक सर्कल की वजह से। लेकिन आपको अगर पता हो तो जब इक्वेटर आप बनाओगे तो इक्वेटर के आसपास बम्प होता है, जो आपका होता है, जो अर्थ है इक्वेटर के आसपास मोटी है, और इस साइड में आप जाओगे पोल की साइड में तो कुछ बॉल आप देखो, बॉल को लेके इक्वेटर एक बनाओ उस पर, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं कि इक्वेटर पे हो, ठीक। तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सर्कल 2 और 4 अब सनरेज इक्वेटर में भी ज़्यादा टाइम पड़ती हैं, लेकिन इक्वेटर में एक ही साइड का तो आपका आ रहा है, दूसरी साइड का तो आ नहीं रहा है। तो ये आप इसको नहीं मानेंगे। तो आपका कौन सा 2 और 4 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सब क्या है कि प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा आप लेके खुद करके देखोगे तभी आपको भी समझ आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, या फिर आपने पहले पढ़ रखा हो तो मैं बोलूँ उससे भी ज़्यादा समझ आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड अबाउट 3 ईयर्स वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन। जितना ग्लोबल कार्बन इमिशन होता है उसका लगभग 3 साल में जितना ग्लोबल कार्बन इमिशन होगा उतना उसने अकेले होल्ड कर रखा है। फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट। अगर इसको आप ख़त्म करते हो तो बहुत बुरा इफेक्ट इसका आएगा। ये कौन सा एरिया है, ठीक। तो कॉन्गो बेसिन है आपका। इससे पहले 2023 में कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया कि सेकंड लार्जेस्ट, हो सकता ना बताया तो अब याद कर लो। सेकंड मतलब ये लार्जेस्ट पीटलैंड है जो CO2 को बेसिकली होल्ड करके रखा है, और सेकेंड लार्जेस्ट है आपका, सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, ठीक। सेकेंड लार्जेस्ट
फॉरेस्ट है आपका, सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट आपका अमेजोन बेसिन है, सेकंड लार्जेस्ट आपका काकोरी, सॉरी कौन सा बताया मैंने आपको, ये कॉन्गो बेसिन हो गया आपका। इसके बारे में एक और नया पॉइंट है, कॉन्गो बेसिन इसको ड्रेन करती है। बेसिकली बेसिन का यही मतलब होता है कौन सी रिवर इसको ड्रेन कर रही है, तो कॉन्गो बेसिन जो कॉन्गो रिवर है वो डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, ठीक, डीपेस्ट रिवर, सबसे गहरी रिवर है, ठीक, दुनिया की। बाकी आपकी किकोरी बेसिन जो है वो आपका पपुआ न्यू गिनिया में मिलती है, पपुआ न्यू गिनिया में, ठीक। और ये कास्ट प्लेन टोपोग्राफी यहाँ पे मिलती है आपको, कास्ट प्लेन टोपोग्राफी जो आपका इधर मिलता है लाइमस्टोन रीजन में इंडिया में। अगला अपना आपका रियो डी ला प्लाटा, ये कौन कौन सी बेसिन, तो पराना, उरुग्वे, पराग्वे, ठीक, ये रिवर्स जो हैं आपकी ये ड्रेन करती हैं इस एरिया को। बस इनके बारे में इतना ही है और तो कुछ खास है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर आपको मिल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चलो विद रेफरेंस टू द परफ्लोरो एल्किल एंड polyfluoroalkyl substance that are used in making many consumer products, consider the statement, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको PFAS की बात कर रहा है। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल्स। तो अगर आपने वो पॉलीविनाइल वगैरह सब पढ़ रखा है, मैंने आपको PVC पहले क्वेश्चन में आया हुआ है, फिर पॉलीविनाइल कार्बोनेट और पॉलीविनाइल कार्बोनेट, हाँ, और पॉलीविनाइल कुछ करके होता है पॉलीकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो वहाँ से अगर आइडिया लगाओगे आप। वाइड स्प्रेड कह रहा है यहाँ पे, नेगेटिव टर्म लग सकता है, लेकिन आप देखो प्लास्टिक जगह जगह यूज हो रहा कि नहीं, जो फूड पैकेजिंग वगैरह में आप देखो खुद फूड पैकेजिंग इसी से करते हो। दूसरा कह रहा है PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट, तो सोचो आप जिससे पैक करते हो रोटी वगैरह इजीली डिग्रेड हो जाता है वो। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in the animal bodies, तो कुछ भी हो अगर इसका परसिस्ट, ये तो तीसरा आपको बड़े आराम से सही हो जाता, ठीक, कि बायोअक्यूमुलेशन मतलब एनिमल में बायोअक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, शायद करंट वाले जो मैंने क्रैश कोर्स वाला कराया उसमें नहीं बताया, बता दूंगा उसमें पढ़ाऊंगा। तो बायोअक्यूमुलेशन क्या होता है कि पहले एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से फिर ह्यूमन बॉडीज़ में या फिर एनिमल में जाने लगा, ठीक, और उसमें एक्यूमुलेट होता चला गया। आप कुछ खाओ, जितना खाओ उतना बाहर ना निकले, ठीक। तो उसमें जो सपोज करो, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा, जब लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो बाहर जाएगा नहीं, इसलिए उसको कहते हैं बायोअक्यूमुलेट करने लगेगा। तो नॉट इजीली डिग्रेड नहीं हो रहा, तभी तो आपसे बाहर नहीं निकल रहा है वो, बायोअक्यूमुलेशन तभी तो हो रहा है, और पहला सही है, ठीक। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसा मेरे पास जुगाड़ नहीं कि आपको बता दूँ ये ट्रिक आप लगाओ, आंसर की देख कर ट्रिक नहीं लगाए जाते, ठीक। ये आपको एक बता सकता हूँ कि अगर आप ऐसे करो हो सकता है सही हो जाए, इसमें दूसरा जुगाड़ मेरे पास कोई है नहीं। ये कह रहा पैरासाइटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसमें पैरासाइटोइड, तो एक पैरासाइट मैंने आपको पढ़ा दिया जो क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया, पैरासाइट जो दूसरे पे रहते हैं और उन्हीं से भोजन लेते हैं, सपोज करो किसी पेड़ पर हैं और उन्हीं से भोजन भी वो खुद बना रहे हैं, ठीक, तो होते हैं पैरासाइट। लेकिन क्या है वो अपने जिस पे रह रहे हैं, ठीक, होस्ट प्लांट को वो डैमेज नहीं करते, पर ये क्या करता है पैरासाइटोइड, इसका नाम इसी वजह से कि एक तो जैसे आपने सुना होगा जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो उसी पे रहता भी है, उसी से अपना फूड भी बना रहा और तीसरा उसी को मार भी देता है, ये होता है पैरासाइटोइड, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा है तो ये बताओ आप, तो आपका अब इसमें भी मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि ऐसे UPSC ने पूछा है ऐसे क्वेश्चन का, या तो होता है पाँचों, और अभी के हिसाब से जो निकल के आ रहा है वो आपका 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो सेंटीपोड्स है आपका, सेंटीपेड्स है, ये आपका ऑर्थोपोड है, ठीक, ये आपका ऑर्थोपोड्स है। बाकी कार्बाइड बीटल्स हैं आपका, फ्लाइज हैं और वेस्प। तो आपका टर्माइट्स आपका डेट्रीवोरस होता है, मैंने पढ़ाया है क्रैश कोर्स वाले में पढ़ाया, टर्माइट्स आपका डेट्रीवोरस और PYQ में पढ़ाया है। तो डेट्रीवोरस को आप इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि डेट्रीवोरस का मतलब जो मरा हुआ है तो उसको क्या ही मारोगे। इस आधार पे कुछ कुछ तो लग रहा है कि UPSC पाँचों तो आंसर देने वाला नहीं है कि सारे हैं, ठीक। अब सेंटीपेड्स में थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब UPSC बनाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको सॉल्व करें, अगर आपको आता है तभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लिग्यूम क्रॉप्स 2021 या 22 में पूछा था, उसी से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी P फैमिली का है। तो P फैमिली में कौन कौन से आते हैं, लिग्यूम क्रॉप्स होती हैं जो P फैमिली में आते हैं, ठीक।
तो इनमें से आपको अभी के हिसाब से सारे माने जाएंगे, क्योंकि जब पी फैमिली आप जा कर के गूगल पे सर्च करो तो आपको ग्राउंड नट, पीनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, जिसमें बीन लगा हुआ है अलग अलग टाइप की, तो ये सारे आते हैं। ठीक, इसमें भी मेरे पास और कोई जुगाड़ नहीं किया मैं आपको बताऊं कि ऐसे सॉल्व होगा। इसका यही है कि जो पी फैमिली आपकी होती, सॉरी पी फैमिली है, उसमें यही सारे लिग्यूम क्रॉप्स आते हैं। ठीक, तो लिग्यूम पे पहले भी क्वेश्चन पूछा, इससे थोड़ा सा आप को रिलेट कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि PYQ में आया है पिछले सालों में, आपको तैयार होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। ठीक, क्या है ना, PYQ, UPSC इतनी पागल नहीं है कि सब कुछ PYQ से दे देती है। और जो इंटरलिंक आप करते हो ना, तो सिलेबस को इंटरलिंक करो, तो सिलेबस तो UPSC ने पहले ही दे दिया है ना। मैं आपको एक कुछ 2-3 पिक मेरे पास पड़ी है PYQ, उनको दूंगा, उनसे बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे PYQ होते हैं जिनसे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, कॉन्गो बेसिन का। हाँ ये देखो यहाँ पे है ना, एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा। एक किसी साल का मैं पेपर आपको करवा रहा था इसी 5 सालों में से, तो वेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था जो बर्रे होती है जिसको आप देखते हो। ठीक, उसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ ऐसा जो मुझे ढूंढने पे मिला भी नहीं और बताया भी नहीं। पहला तो आप यही देख लो कि ये पैरासाइटोइड है, ये मैंने बताया था आपको? नहीं, क्योंकि मुझे भी ढूंढने पे इतना नहीं मिला। आपको स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा कि वेस्ट पे पैरासाइटोइड है, या फिर इतना आप उसके बारे में डीप जाके रिसर्च करो। तो इतना तो कोई करता नहीं है ना, क्योंकि हम प्रोफेसर तो बनने जा नहीं रहे हैं। इस वजह से PYQ से सब कुछ ऐसा नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल आ रहा है, लेकिन PYQ हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो एक एक क्वेश्चन में आपको दिखा ही रहा हूँ। अगला कह रहा है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक, तो पहला आपका सही है, कहीं कहीं पे इसको रखा गया था। फ्लाइंग फॉक्स को क्या होता था कि फ्रूट खाती है। ठीक, फ्रूट जूस वगैरह, फ्रूट को खा के उसका जूस निकाल के बाकी फेंक देती है। तो खेती को, खड़ी खेती जहाँ पे अलग अलग टाइप की फ्रूट की खेती होती है, उसको ख़राब कर रही थी। तो कुछ एरिया में कुछ ऐसे मंकी होते हैं जिनको वर्मिन कहा गया था। और ऐसा नहीं होता कि पूरा कंट्री वाइज ये हो जाए, किसी स्पेसिफिक एरिया में वर्मिन डाल देते हैं इसको। ठीक, अब आपका ये शेड्यूल वगैरह इतने तो रहने की 4 ही शेड्यूल रह गया है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के वर्मिन में इसको डाला गया था। दूसरा कह रहा है कि फ्लाइंग फॉक्स जो है वो ब्लड, अदर एनिमल्स के ब्लड को फीड करती है। तो शायद मैंने किसी पेपर में आपको पढ़ाया है, किसी पेपर में पढ़ाया, नहीं नहीं नहीं, अभी याद आ रहा है मुझे, वो जो मैंने आपको क्रैश कोर्स कराया ना, बेसिकली रैपिड रिवीजन सीरीज जो कराई है 2 वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था, ये पहले भी पेपर में आ चुका है। फ्लाइंग फॉक्स किस पे फीड करता है? तो ये फ्रूट्स पे फीड करता है, ब्लड पे नहीं। तो पहले क्वेश्चन ही आ चुका है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में डाल देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, नहीं तो वीडियो आप जाके देख लो, तो वहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत आंसर आपको मिल ही गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हूपर एंड पॉन्ड स्केटर। ठीक, तो फ्रॉग हूपर, सिकाडा और पॉन्ड स्केटर। अब ये देखो यहाँ पे कैसे थोड़ी सा आप दिमाग लगा सकते हैं, क्या तरीका है ठीक इसका, तो मैं आपको बताता हूँ। पॉन्ड बेसिकली, फ्रॉग हूपर तो कुछ ऐसा होता है, किसी चीज़ का नाम है ठीक, इंग्लिश में वो इंसेक्ट है ये। हाँ हाँ हाँ, फ्रॉग ऊपर वो होता है। अरे यार, एक साउथ इंडियन मूवी थी ठीक, वो जो टिड्डा जिसको कहते हैं, टिड्डा, अभी याद आ गया, बड़े टाइम से याद कर रहा था मैं, याद नहीं आया। टिड्डा जो होता है ना, वो इंसेक्ट होता है। तो फ्रॉग ऊपर को हिंदी में टिड्डा कहते हैं। जिसको इतना आता रहा होगा वो बड़े आराम से सॉल्व कर लेगा कि ये क्या है। और अगर नहीं आता तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। पॉन्ड स्केटर, स्केटर मतलब क्या होता है? स्केटिंग शूज आपके पास होता है ना, जिससे आप चलते हो, घूमते रहते हो, वो डंडे वंडे लेकर के चलाते हो ना, पहिए लगे होते हैं, स्केटिंग शूज, शायद वही तो होता है। दूसरा स्केटिंग शूज ये होता है शायद, जो आप उस पे जाते हो, पहाड़ों वहाड़ों पे लेते हो, उस पे बर्फ़ पे चलने के लिए। तो पॉन्ड स्केटिंग कौन करता है? तो अगर पॉन्ड के आस-पास आप कभी बैठे बैठे हो तो उस पे कुछ मच्छर जैसे, इंसेक्ट जैसे कुछ होते हैं जो ऊपर उसके चलते रहते हैं। ठीक, हम लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि रहे हैं पॉन्ड के आस-पास में कभी ना कभी, तो पता है हमें। ठीक, तो ऐसे कुछ आप जुगाड़ लगा सकते हैं। नहीं तो अगर मूवी वगैरह, आप मूवी वगैरह क्या, ये न्यूज़ का है यार, ये किसी साल में न्यूज़ में था। और ये हमेशा ऐसा रहता कि ये भी एक टाइप का, जो क्रॉप्स है ना उनके लिए पैंडेमिक बन के आता है, एपिडेमिक पैंडेमिक बन के आता है। तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो जो भी हर्बिसाइड वगैरह पड़ते हैं, हर्बिसाइड क्या, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह पड़ते हैं उसके लिए डाला जाता है। ठीक, तो अगर किसी एरिया में ये ग्रॉस फ्रॉग ऊपर पहुंच गया ना, फिर वो खेती खराब ही होनी है।
तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये इंसेक्ट है। अब कहूँ मैं कुछ बर्ड या फिश रेप्टाइल बताती हूँ तो इसका कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड वगैरह आप मत ढूंढना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको आता होगा तभी आप कर सकते हो। मेनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट कंसीडर सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब कैसे होगा ये? दूसरा कह रहा है मेनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो प्लास्टिक अगर गम बेस के तरीके यूज करते हैं मतलब पहला सही है, अगर दूसरा सही है तो पहला सही है, लेकिन अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही होना पड़ेगा। ये इसका यही एक ट्रिक है। ठीक, कह रहा कि हो सकता है कि कुछ और हो, कि प्लास्टिक के जगह कुछ और यूज करता हो, ठीक, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डालता हो, तो उस केस में आप मान सकते हैं कि दूसरा गलत हो सकता है लेकिन पहला, क्योंकि आपको इसमें दोनों में से एक तो सही डालना है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक, तो अगर आप ये मानते हो कि पहला सही है तो दूसरा हो सकता है, चांसेस हैं कि गलत हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक की जगह कुछ और ऐसा गम के तरीके यूज करता हो इसमें जो आप अभी ना समझ पा रहे हो और वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ा रहा हो, तो कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा सही है तो पहला सही है, क्योंकि प्लास्टिक भी तो पोल्यूटेंट्स है ना, तो अगर दूसरा सही तो पहला सही, तो इस हिसाब से इसको मारेंगे, दोनों सही है और दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ये पढ़ने लिखने के बाद पता चला है, पहले यही जो जुगाड़ बता रहा हूँ बस यही जुगाड़ काम करेगा आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं यहाँ पीछे छूट गया शायद, 26 कौन सा 23, हाँ 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि कंट्री में नेचुरल हैबिटाट किसके, एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटाट, कौन से एनिमल इसके नेचुरल हैबिटाट में मिलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कोई जुगाड़ से नहीं कर सकते हो, आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ने वाले क्वेश्चन है। ठीक, जैसे आपका ये हो गया ब्राज़ील में इंद्री है, ठीक, तो ये मेडागास्कर का है। ठीक, ये आपका मेडागास्कर का है। दूसरा कह रहा है इंडोनेशिया में इल्क है, तो इंडोनेशिया में आपका इल्क नहीं, डियर की फैमिली हो, इल्क जो है आपकी एक डियर की फैमिली है। ठीक, एक टाइप का डियर है, डियर फैमिली का है ये इल्क जो है आपका। ठीक, ये आपका मिलता है नॉर्थ अमेरिका और कुछ ईस्ट और सदर्न एशियन कंट्रीज़ में। ठीक, जो साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मिलता है। ठीक, ये आपका इल्क। जो आपका बोनोबो आता है, बोनोबो कहाँ पे मिलता है? तो बोनोबो जो पिग्मी होते हैं ना, पिग्मी या चिंपैंजी, जो पिग्मी या चिंपैंजी होते हैं उनको कहा जाता है आपका डीआरसी में मिलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले रीजन में ये आपको मिलते हैं। ठीक, ये इनका नेचुरल हैबिटाट यहाँ पे है, ना कि मेडागास्कर में। तो इतना ही है इसके बारे में। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आंसर सारे गलत हैं और आपको आसानी से आएगा नहीं अगर आपने पढ़ा वढ़ा है, कहीं पे पढ़ लिया है, क्योंकि ऐसा सिलेबस में तो कुछ है नहीं। अगला कहता है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो पहला गलत है, यूनाइटेड नेशन का नहीं है। दूसरा कह रहा वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एन एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, तो दूसरा थोड़ा पॉजिटिव नहीं साइन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये, तो इसको आप रख सकते हो। कुछ ऐसा तो कह नहीं रहा कि बहुत एक्सट्रीम कुछ बोल दिया उसने, सैनिटेशन की क्राइसिस के बारे में बता रहा है और पहला कह यूनाइटेड नेशन का है, तो यूनाइटेड नेशन का नहीं है। ठीक, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एक खुद की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरे की क्या कह रहा है, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो लोगों के तो मज़े हो जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के ना, सैनिटेशन के नाम पे इस ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेने लगेंगे। तो ये बेसिकली क्या होती है कि एडवाइज़र होती है, फ्री एडवाइस देते हैं लोग, ठीक, ना कि ये फंड देते हैं। तो तीसरा आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या हुआ, ओनली वन। ठीक, ओनली वन नहीं, ओनली टू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लायंस डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सेशंस, ठीक, ब्रीडिंग सीजन्स, ठीक, तो सही है लायन के। अब इसको कैसे करोगे आप, आपको नहीं आता तो जुगाड़ बताता हूँ, इसमें है जुगाड़। ठीक, लायंस डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन्स। दूसरा कह रहा है अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर। तीसरा कह अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी बाई सेंट मार्किंग। नहीं समझ आ रहा है, हिंदी में चले जाओ। सेंट मार्किंग का मतलब पता है क्या है?
उसका मतलब होता है अपनी गंद से। अब गंद कैसे? कोई भी शेर, चीता कुछ भी है, टॉयलेट करेगा किसी एरिया में, ठीक, टूल्स होंगे उसके, स्टूल्स, ठीक, सॉरी स्टूल्स होंगे उसके, प्लस बाकी वो और जो क्रियाएं होता वो करेगा किसी एरिया में, उसके जो लार्वा होते हैं वो छूटेंगे, तो उसमें एक गंध निकलेगी ना, उससे वो अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम वो भी तो करेगा। अगर मेल लायन कर रहा है तो ये सारी चीज़ें लेपर्ड भी तो करेगा, आप खुद भी तो करोगे। सपोज करो आप किसी रीजन में रह रहे हो, ठीक, तो आपकी टेरिटरी मार्क हो नहीं जाएगी इसके थ्रू। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप पेन ले जा कर के आपने टेरिटरी मार्क कर दी कुछ लगा के, ऐसे नहीं, ये इस गंध के थ्रू आपकी एक टेरिटरी नहीं मार्क हो जाएगी। यहाँ पे कोई ना कोई तो ह्यूमन रहता है, ठीक, आपके नाम से नहीं लेकिन आपकी जो स्पीसी है, जो आप ह्यूमन जाने जाते हो, उसके हिसाब से तो हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि नहीं करता है, तो कैसे नहीं करता है? ये तो गलत हो गया ना, ये तो हर कोई करता है। अगर आप तीसरा गलत निकाल दो आंसर मिल जाएगा। 3 3 3 आंसर इज ओनली 1 and 2। तो पहला भी सही, लाइन डू नॉट हैव पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। दूसरा कहना लाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर। तो चीता जो है रोर नहीं करता। इसके बारे में इससे ज़्यादा आप जानने के लिए कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। 100 मिलियन फार्मर्स की बात कह रहा है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। पहला कैसा लग रहा है? दूसरा पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस एंड ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पढ़ा है कहीं आपने? एक तो 100 मिलियन फार्मर की बात कर रहा है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कि उल्टा पुल्टा है कुछ? तीसरा करें, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडेड एंड बिल्ट ऑन द ब्लॉकचेन दैट लेट द बायर एंड सेलर एंड थर्ड पार्टी ट्रेड फर्टिलाइजर क्विकली एंड सिक्योरली। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप भी तो आंसर की देख के कुछ बताते हो। देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है फार्मर के बारे में, ठीक, किसान के बारे में। ये इतने बियर टर्म्स जो है ना, फार्मर को नहीं पता होते हैं। अगर इसको इतने अच्छे ये टेक्नोलॉजी बाकी सारी चीज़ें आती होती है ना, तो खेती को और अलग तरीके से करता। जिसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप चिल्ला रहे हो ना, वो कुछ अलग ऐसी खेती करता है। गेहूँ और चावल की खेती नहीं करता केवल, या गन्ने की, वो कैश क्रॉप्स की करता है ना। नेक्स्ट की तरफ चलो। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इंकरेजिंग द फार्मर टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस consortium, thus facilitating the access to global open market to sell their product। फार्मर ये सब कहाँ करने जाते हैं? ये सब तो गवर्नमेंट का काम है। एफपीओ बनाए फार्मर्स मिल करके, फिर प्रोटेस्ट करें, फिर एक्सेस मांगें। थोड़ा सा देखो, सारे ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा क्या सही लग रहा है। मेरे हिसाब से भाई मुझे ना पहला सही लग रहा है ना तीसरा, मतलब ना डी ना सी। और बी की तरफ अगर आओ तो थोड़ी सी सही लैंग्वेज का यूज़ तो किया है, लेकिन क्या है, ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, फार्मर के लिए आई चीज़ और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है। तो आपके यहाँ एनिमल हस्बेंड्री को प्रायोरिटी दी जाती है या कृषि को प्रायोरिटी दी जाती है, बताओ? जो खेती करो उसको प्रायोरिटी दी जा रही है कि एनिमल हस्बेंड्री की प्रायोरिटी दी जाती है? तो मुझे लगता है ये वाला, ठीक। और यूपीएससी का भी आंसर की यही आएगा, ठीक। अभी आई नहीं, आपका आंसर यही है। तो ऐसे आप आंसर ढूंढ लिया करो, ये जुगाड़ है। अगले 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं आएगा लेकिन आंसर मिलेंगे। कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगला कह रहा है हाउ मेनी ऑफ अबव द कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज अगर आपको पता है तो ये आपको पता लग जाएगा। मतलब एक होता है सेंट्रल एनर्जी रिसोर्स, जहाँ से आपका पावर ग्रिड, जहाँ से सबको सप्लाई हो रहा है, लेकिन आप छोटा छोटा ऐसे पावर ग्रिड बन जाए जहाँ पे आप बिजली का एक्सेस कर सकते हो, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जगह जगह फैली हुई हैं, आप कहीं से भी उठा सकते हो। मतलब ऐसी एनर्जी जो जगह जगह फैली हुई है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसको खुद के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने लिए चीज़ें बना सकते हो। और सेंट्रल ग्रिड का क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट बिजली दे रही है, इलेक्ट्रिक कंपनी जो बिजली दे रही हैं, उन्हीं से आपके पास आएगा। तो एक चेन बन रही है ना, एक चेन टाइप से काम कर रही है। तो वो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स आपको मालूम होगा तभी आप कर पाओगे। बैटरी में स्टोर करके बिजली आए, स्टोर करके आपने रख लिया, आप केवल अपने अपने घर में यूज कर सकते हो ना, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से है ये।
दूसरा बायोमास जनरेटर, पता नहीं आपने वो गोबर का यूज करके गोबर गैस या वो गोबर वाली लैंप वैम्प बनाई है कि नहीं, हमने तो बनाई है, हमें पता है। फ्यूल सेल, जिससे केवल वाटर वेपर जिसका बाई प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जो फ्यूल सेल से अब वो चल रही कार्स वगैरह। रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स, तो भैया सोलर पैनल लगवा के अपने लिए तो बिजली बना रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि सबको देने जा रहे हो। और गवर्नमेंट जो है उसका सेंट्रलाइज है, तो अपनी छत पे लगाओगे तो खुद को बिजली मिलेगी। अब आपकी छत से कोई दूसरी तो बिजली नहीं ले सकता ना, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी लगाए तो उसको भी मिल जाएगा। उसको ये नहीं कि कहीं और जाना है, प्लेट ले आए लगाए उसको बिजली मिलने लगेगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, जो जगह जगह बिखरे हुए हैं, आप उनको चाहो तो अपने यूज में ले सकते हो। जो सेंट्रलाइज होता है वो जगह जगह नहीं बिखरा है। डैम बना है वो एक ही जगह पे है, ये थोड़ी है कि नहर बनी हुई है छोटी सी, उस पर आप, या नाली बनी हुई उस पर आप बांध बना करके फिर बिजली बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक, उस पर भी क्वेश्चन आया, अब उसको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग सो अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज़ को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। मतलब कह रहा है कि वो उस ट्री के साथ बढ़ता भी है, और वो एक ऐसा इंसेक्ट है जो केवल, मतलब वो अकेले ऐसा है कि इस ट्री को पॉलिनेट करता है। ठीक, उसमें प्रजनन की क्रियाओं को बढ़ाता है, वो अकेला इंसेक्ट। एक तो साथ में उसके बढ़ता है, दोस्त भी है, दूसरा उसको पॉलिनेट भी करता है। अब यहाँ पे आपका फिग, महुआ, सैंडलवुड ये सब तो आता है, सिल्क कॉटन। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा ट्री है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ट्री है, ट्री के बारे में आप जानते हो कुछ? ये आपका आंसर में फिग ट्री है आपका। ठीक, ये आपका फिग ट्री है, और इसका जो कोरिलेशन है ये वेस्ट के साथ में 3 बार आया, पीवाईक्यू में भी आया था। लेकिन क्या ऐसे ढूंढ सकते हो, आपको कहीं मिला? गूगल पे डाल के देखो, ऐसे मिला हो तो बताना मुझे। तो ये है, आप ऐसे बोल दोगे कि पीवाईक्यू में आया हुआ, आपको तैयार होना चाहिए था, लेकिन जो डिटेल आपको एक बार में गूगल पे डाला आपने, एआई वगैरह सबके थ्रू सिंपल सी लैंग्वेज में बन के नहीं आ गई, तो किसी भी एक वर्ड, अब मैं कहूँ महुआ के बारे में कुछ ऐसा ढूंढना स्टार्ट कर दो, महुआ के बारे में, सैंडलवुड के बारे में, सिल्क कॉटन के बारे में। सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, ठीक, सिल्क कॉटन, इन सब के बारे में ढूंढने तो कितना ढूंढोगे, हो सकता है क्वेश्चन ही ना पूछो यूपीएससी, आप तैयार करके बैठो। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो छोड़ दो। अब आपको पता लग रहा होगा कि यूपीएससी का 2024 का पेपर कितना आसान था, मतलब क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं लेकिन आसान था। ठीक, तो ये बातें होती हैं, इसीलिए कट ऑफ कम गई है, हमें वहाँ पे लगता है कि बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है पॉइजनस स्पीसीज इनमें से कौन सी है। लग सकता है आपको कि बटरफ्लाई नहीं होती, लेकिन बटरफ्लाई की सब स्पीसीज होती होंगी ना। फिश, फिश तो होती है, आपको पता भी, फ्रॉग भी होता। फंस जाते हो आप बटरफ्लाई में, ओनली टू लगाने के चक्कर में। लेकिन मुझे लगता है कि इसके तीनों होंगे, बटरफ्लाई की सब स्पीसीज कुछ एक है, मैं आपको बता ही देता हूँ नाम, अगर मुझे, मैंने कहीं लिख रखा है तो वो कुछ अफ्रीकन है, स्वेलो टेल नाम से। ठीक, स्वेलो टेल नाम से। ठीक, कोई एक बटरफ्लाई है, वो पॉइजनस होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा मैं उस पुराने वाले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ आपको क्या है, नहीं तो कुछ कभी आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ गया, फिग क्या होता है, तो फिग का वेस्ट के साथ में। महुआ आपने पता नहीं देखा है पेड़ ओड़ कि नहीं देखा है, महुआ एल्कोहल, इससे एल्कोहल बनता है। ठीक, और कुछ टाइम बाद महुआ के एक बीन्स छोटे छोटे गिरते हैं, उससे ऑयल बनता है। ठीक, एक सीजन होता है महुआ का, उसमें जो होते हैं महुआ जैसे होता है वो गिरता है। ठीक, उसके फल, और थोड़े टाइम बाद उसके सीड्स अलग अलग टाइप के होते हैं वो गिरते हैं। ठीक, वो सीड्स से ऑयल बनता है, और इससे जो फ्लावर होता है उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। बाकी सोप मेकिंग वगैरह में भी इसको लगाते हैं। सैंडलवुड आपका एरोमेटिक होता है, रेड सैंडल्स आपका दिया था एरोमेटिक, लेकिन वो नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक, ये एरोमेटिक होता है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। दूसरा, हिंदू रिचुअल्स में आप चंदन की लकड़ी को मानते हो। ये सारी चीज़ें हो गई। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन के बारे में इतना कुछ खास है नहीं, तो क्या ही फायदा इसको बताने का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पढ़ा ही दिया। ये कह रहा हाउ मेनी अब ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, कौन कौन सी ट्री नेटिव है इंडिया के। तो पहले तो कैसे हटा दो, काजू हमारे यहाँ का तो नहीं हो सकता। ठीक, सोचने विचारने की जरूरत नहीं, जो आपके यहाँ का होगा वो ये हो सकता है कि आपके यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में मिले। काजू तो आपके यहाँ महंगा है ना, तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाया करो यार। ये मत मानो कि बेकार की बातें हैं, ये सही है। जो आपको चीज़ें सस्ती मिल रही, गेहूँ धान आपको सस्ता मिल रहा है ना, हो सकता है आपके यहाँ का नेटिव हो, लेकिन जो आपको महंगा मिल रहा है वो तो
कैसे तो आपके यहाँ का नहीं है, वैसे बता देता हूँ, ब्राज़ील का है, ठीक। वहाँ से ये आया था, बाद में जो यूरोपियन है अफ्रीका में ले गए, फिर वहाँ से पुर्तगीज जो थे पहले अफ्रीका में ले गए, फिर अफ्रीका से इंडिया में आया। पपाया, पपीता, ये आपके यहाँ का है। रेड सैंडर्स तो आपने PYQ का है, आंध्र प्रदेश में इसको पढ़ ही रखा है, ठीक। रेड सैंडर्स और कहीं पे नहीं आता है इस कॉन्सेप्ट में कि और कहाँ का है, तो रेड सैंडर्स तो आपका इंडिया का ही है। पपाया, अब पपाया पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, और आपका आंसर तभी आएगा जब सबका होगा। तो पपाया जो है आपका मैक्सिको वगैरह में मिलता है, ठीक। बेसिकली मैक्सिको का और कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसका वो जहाँ का वो नेटिव है, तो पपाया आपका इंडिया में नहीं मिलता है। अब ये नहीं है कि कौन सी नेटिव है कौन सी नेटिव नहीं, ये ढूंढने आप चले जाओ। यूपीएससी ने 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक बार शायद 2019 में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते, वहाँ पे जो आया कर दिया, नहीं आया ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ठीक। अब थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की तो बात कर ही रहा है, वो क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि RTG आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स, ठीक। और दूसरा कह रहा है RTGs आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। थर्ड इज अबाउट RTGs कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज बाई प्रोडक्ट ऑफ वीपन्स डेवलपमेंट, ठीक। वीपन को जो डेवलपमेंट करते हैं उसका बाई प्रोडक्ट में ही आपका निकलता है। और आपके यहाँ प्लूटोनियम मिलता है या नहीं मिलता, तो आप यूरेनियम को क्या करते हो कि इनरिच करते हो, तो वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये सारी बातें हैं। अब इसके बारे में देखो क्या है, ये RTG जो सिस्टम बना है ना, ये रेडियो आइसोटोप है। अब रेडियो आइसोटोप क्या होता है आप बताओ, ठीक। तो जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, अब ये बेसिकली पहले ये बता देता हूँ, स्पेस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्पेस मिशन आप भेजते हो उसमें क्या लगा देते हो, वो पैनल लगा देते हो ना, सोलर पैनल, क्योंकि सनलाइट मिलती रहेगी, उसको काम करता रहेगा। ये आपके छत वाला नहीं लगता है, ये क्वालिटी बड़ी बड़ी ही अलग होती है, वो पूरे मिशन को कई सालों तक चलाने के लिए लगाया जाता है। पर जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल रही वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, फ्यूज़न होता रहेगा काफ़ी सालों तक, वो चलती रहेगी, ठीक। कुछ 10-15 साल, अगर कहीं ऐसा कुछ बना ले जाए कि फ्यूजन होने लगे, तब तो भाई हमारा एक एक मिशन पता नहीं कितने सालों तक चल सकता है ना, ये बात है। तो ये स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे सोलर मतलब सनलाइट नहीं मिलती है, सोलर पैनल नहीं काम करता है, वहाँ पे हम रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ करते हैं। ये हम उसमें जो भी प्लूटोनियम वगैरह डालते हैं, वो धीरे धीरे वो सारा उसमें टेक्नोलॉजी लगी रहती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक। तो किस लिए, ऑनबोर्ड स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनके लिए यूज होता है, और एक मिनिएचर फिजन रिएक्टर है, इसीलिए मैंने आपको बताया फिजन। तो ये फिजन रिएक्टर है जिसमें हम प्लूटोनियम 238 का यूज करते हैं, और प्लूटोनियम 238 का यूज करके हम इसके थ्रू, इस जनरेटर के थ्रू जो ऑनबोर्ड स्पेसक्राफ्ट हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें इतना है। अब ये क्या है कि एक नया टॉपिक है। अब ये टॉपिक कैसे, RTG कैसे स्टडी पावर कैसे प्रोवाइड कराती है, हीट इसको मिलती है कहाँ से, बाय कन्वर्टिंग हीट, जो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी लगी होगी तो कन्वर्ट करती है हीट को, और इसके थ्रू सपोज करो जो भी कुछ तो हीट मिल रही होगी ना सनरेज से, इतना चल सके स्पेसक्राफ्ट, उतनी हीट तो नहीं मिलेगी पर कुछ तो हीट मिल रही होगी ना, उस हीट का यूज करके वो प्लूटोनियम को क्या करती है, डीके करती है, और प्लूटोनियम डीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। ये तरीका होता है इसका। मैंने सिंपल सा आपका बता दिया कि यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, प्लूटोनियम आपने किसी जनरेटर में रखा हुआ है, सोलर पैनल से जो भी हीट बन के आ रही उसका हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट हमारा पूरा उसके बेसिस पे रन नहीं कर सकता, तो इस हीट को यूज कर लेते हैं प्लूटोनियम को डीके करने में, वो डीके करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पूरा स्पेसक्राफ्ट हमारा चलने लगता है। ये एक टाइप का जनरेटर होता है, ठीक। अब इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें तीनों सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर लाइफ देन डॉर्फ स्टार, और दूसरा कह रहा है कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जिसका अब ये सिंपल सा समझो, ये आपका एक बड़ा सा स्टार हो गया, जायंट ये छोटा सा, ठीक। दोनों में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है लेकिन फ्यूजन होता है, वो टूटते नहीं जुड़ते रहते हैं,
सन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, उसी तो हम सोच रहे हैं ना करने के लिए। तो जिसमें ज़्यादा रेट से होगा मतलब वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा, ठीक। अब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करो, एक बैटरा है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो और 10 पंखे चला रहे हो, दूसरा एक पंखा चला रहा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा रिलीज होगी। हीट ज़्यादा रिलीज हो रही, इसी वजह से तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हीट रिलीज होती जा रही है और इसको चमकने के लिए उतनी हीट तो चाहिए ही, तो सामने से हीट रिलीज होती जा रही है उसके सरफेस से, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, तो ये कम टाइम तक चलेगा। और इसमें सरफेस एरिया कम है तो हीट कम रिलीज हो रही है, इसलिए इसको चमकने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम होने की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो पहला क्या कह रहा है, जायंट स्टार है मच लॉन्गर लाइफ देन डॉर्फ स्टार, पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया, ठीक। ये बात आप समझो, ऐसी चीज़ें होती हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा रिलीज होगी, हीट ज़्यादा रिलीज होगी मतलब आपको उस सरफेस को हीट मतलब हीट आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि बराबर हीट रिलीज होती जा रही है। एक टाइम के बाद आपके पास जो भी था वो ख़त्म हो जाएगा, छोटा वाला जीत जाएगा, बड़ा वाला जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप फिर न्यूट्रॉन सुपरनोवा होता है तो उसको न्यूट्रॉन स्टार आप बोल देते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जो द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेजल एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका कोई मेरे पास बनाया जुगाड़ उगाड़ है नहीं, इसका आंसर सीधा सीधा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या है, एक टाइप की गैस है जो आपके बॉडी में जाती है, ब्लड से मिलती है और ब्लड फ्लो की इंक्रीज करती है, ठीक। पहला आंसर इसका है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि रडार सिस्टम का इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार बी यूज्ड। पहला कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन द पैसेंजर एट द एयरपोर्ट ऑफ और इन एयरक्राफ्ट, तो आपको पता है उसमें क्या यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं ना। दूसरा कह रहा है मॉनिटरिंग द प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल सही है। ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही है। तो रडार सिस्टम का यूज इन दोनों में करते हैं, ना कि हम एयरपोर्ट पे क्या ड्रग वगैरह ले जा रहा है कौन, तो उसमें हम देखो उसका यूज करते हैं, क्या ना, एक्सरे का, ठीक। अब इसमें कह रहा है 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो मैंने आपको उसमें टेलीग्राम में भी F-35 से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया है, ठीक। और 2 वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, उसमें मैंने 1 to 5th जनरेशन सारे एयरक्राफ्ट बताए हुए हैं, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। राफेल आपका 4.5 है, ये शायद 4 जनरेशन का, ये आपका 4.5 जनरेशन का है, कोई आंसर नहीं इसका, सारे गलत हैं। इन जो फॉलोइंग हाइड्रोजेल यूज्ड, हाइड्रोजेल क्या होता है, एक लिक्विड ना, एक लिक्विड पदार्थ होता है ये, कुछ ऐसा। आपने सुई इंजेक्शन वगैरह पता नहीं लगवाया कि नहीं, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर साहब जिसमें आपको ताकत मिले, तो बहुत ऐसा होता, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है, वो 10-15 दिन में आपको ताकत देता है धीरे धीरे। तो अगर सडनली आपके शरीर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप उसको अगर कुछ करके ख़त्म ना करो ना उसको, तो आपके लिए वो बैड, बेसिकली वो बैड डायरेक्शन में काम कर लेगी ना, रॉन्ग यूज हो जाएगा उसका, ठीक। रॉन्ग रिएक्शन होने लगेगी, जो राइट रिएक्शन होनी चाहिए उसकी वजह से वो गलत हो जाएगा। तो इस चक्कर में वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तो उसका यूज आप कब करते हो, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी देनी हो तो कैसे करोगे, उसका यूज कर लो। एक दिन में नहीं हो रहा, 15 दिन में आपको चाहिए, तो उसको यूज करके हाइड्रोजेल का दे दो आप। दूसरा होता है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तीसरा करा प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, तो प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी इसका यूज होता है, ठीक। बाकी आपका डायपर में देखो, डायपर में उसका यूज होता है, डायपर में यूज होता है। कॉन्टैक्ट जो लेंसेज होते हैं आपके डायरेक्ट आँख में जो लगता है ना उसमें यूज होता है। जो आपको घाव होता है वुंड ड्रेसिंग के लिए जो आप चीज़ें यूज करते हो उसमें हाइड्रोजेल का यूज होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होता सॉलिड फॉर्मेट में हो, ठीक, लेकिन काइंड ऑफ ये लिक्विड को कंसिस्ट करता है। तो सॉलिड फॉर्मेट इन द सेंस कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है, इसी को कहा जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। ध्यान से पढ़ना, इसको कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन। एग्जॉस्ट पाइप इमिशन पता नहीं क्या क्या घुमा के बता रहा है, सिंपल सा कहने की कोशिश कर रहा है कि जब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उससे क्या इमिट होता है। फंसोगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो वाटर वेपर, ठीक, समझ आई बात। बाकी अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किस में करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको आप इसमें यूज कर लेते हैं, जैसे आपका
रॉकेट फ्यूल में यूज कर लेते हो, ठीक, रॉकेट के फ्यूल में यूज कर लेते हो आप। वाटर वेपर आप जानते ही हो, ठीक, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, ठीक। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ठीक। ब्लीचिंग के रूप में आप यूज कर सकते हो, एंटीसेप्टिक के रूप में आप यूज कर सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रिसेंटली टर्म pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context with which one of the following? Pumped storage hydropower, बस आपको फोकस किस पे करना है? pumped storage hydropower, हाइड्रो पावर मतलब हाइड्रो से आप एनर्जी ढूंढो इसमें आंसर में। इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब उसमें पंप्ड स्टोरेज वगैरह इसने जान के दे दिया। हाइड्रो पावर पे आपको ध्यान देना। हाइड्रो पावर का मतलब क्या होता है? जब आप वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो इसमें एनर्जी से रिलेटेड और कोई ऑप्शन है नहीं, यही है, ये होता है तरीका सॉल्व करने का। इसको कहते हैं ट्रिक, ठीक, ना कि मैं ये कह दूं कि फिर आप आंसर देख के जुगाड़ लगाओ। यहाँ पे आंसर देख के जुगाड़ नहीं लग रहा। अगर आप ये वाली ट्रिक नहीं लगा पाते इतनी सिंपल से, तो या तो उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा, या तो फिर आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ये सत्य है। अब पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या होता है? एक टाइम का बैटरी स्टोरेज होता है। कैसे? देखो, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे आपका सब कुछ लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग जगहों पे भेजी जा रही है, पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी उसके पास सरप्लस में है। अब जब सरप्लस में है तो ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी इसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। फिर आप यहाँ पे वाटर कम यूज कर पाओगे। जो आपने डैम बनाया हुआ है तो वाटर आपको रिलीज करना पड़ेगा, और जब आप वाटर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। फिर आप स्टोर कहाँ करोगे? और एक टाइम तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, फिर आपका पता चला वहाँ पे नदियाँ, मतलब नदी का पानी कम हो गया धीरे धीरे, फिर आपके पास डैम के पास पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन बना के रखने के लिए जो सरप्लस एनर्जी होती है उसका यूज हम क्या करते हैं कि इसी वाटर को पंप के थ्रू फिर से स्टोरेज में ले जाते हैं। उससे क्या होता है, स्टोरेज में भी पानी है और सरप्लस एनर्जी जो है उसका हम यूज कर ले रहे हैं बैटरी के फॉर्मेट में, और उससे क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा वाटर यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि सरप्लस जो था एनर्जी उसको हमने यूज कर लिया। तो एक टाइप का ये चेन बन जाती है, ठीक। ये है पम्प्ड वाटर स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये इसको कहते हैं। अब इसका क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, ठीक। अब कैसे एनर्जी स्टोर कर रहे हो? वाटर से तो एनर्जी बना रहे हो, तो उसी वाटर को जो एनर्जी फॉर्मेट में आया था उसी एनर्जी को यूज करके अपने फिर से वाटर को फिर से डैम के अंदर डाल दिया, ऊपर भेज दिया, ठीक। ये समझने की कोशिश करो आप। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होता है? मेम्ब्रेन छलनी जैसा कुछ, रिएक्टर बायोटेक रिएक्टर कुछ है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है सब बताऊंगा। अरे वो सब नहीं बताऊंगा इतना यार, क्योंकि मुझे बायो खुद नहीं आती। मैं आपको दो जो करंट में चलते हैं उनको बताऊंगा। ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक। आपको ड्रग देना है, बेसिकली ड्रग वो दूसरा वाला नहीं, इंजेक्शन वगैरह जिसके थ्रू आप ठीक होते हो, दवा जो खाते हो उसको भी ड्रग ही प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक। वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्निक्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब सब में देखो मेम्ब्रेन का यूज कहाँ पे हो सकता है? वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में कि नहीं? बाकी सारे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? आंसर क्या आना चाहिए इसका? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी इसका आंसर है, ठीक। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? सारे कुछ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं लग रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, है ना ऐसा? या फिर साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे आपको जो साइंस एंड टेक देता है वो इन्वायरमेंट या साइंस में जो चीज़ें यूज हो रही वहाँ से भी आपको जुगाड़ लगा सकते हो। वैसे तो सीधा सीधा इसका आंसर यही है भैया कि कहाँ पहुँच गया मैं, ये वाला था ना, मेम्ब्रेन का यूज आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हो। ये एक तरीका होता है वहाँ पे करने का, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है तो। ऐसे क्वेश्चन के कोई आंसर डायरेक्ट होते नहीं। अब रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा IVF, ठीक। एक होता है IVF और दूसरा एक और होता है कुछ इंटर यूरिनल इंसीमिनेशन, ठीक। अब ये IVF में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है और जो फीमेल से मिलता है वो दोनों को बाहर क्या कहते हैं,
फर्टिलाइज करके फिर जायगोट में डाला जाता है। इसमें क्या होता है, इस पंप को जायगोट में डाल दिया जाता है, ठीक, फीमेल के। अगर ऐसे कुछ ये सब टेक्नोलॉजी है, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, बस सिंपल सा मुझे जो पता हो तो उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब जो आपका ये वैक्सीन प्रोडक्शन वाला, तो वैक्सीन तो आपने पढ़ा ही है। एक वैक्सीन पे मैं अब पूरी अलग से वीडियो ले आऊँगा, मान लो यूपीएससी कभी पूछे तो, छोटा भी ये होगा। तो वैक्सीन कैसे बनती है, लाइव एसेंचुएटेड होती है। इसमें क्या होता है, वीकेंड फॉर्म ऑफ अ वायरस का डाल के, और एंटीडोट, बेसिकली हम एंटीबॉडी तैयार करने की कोशिश करते हैं किसी के शरीर में, इनएक्टिवेट करके उसी जो आपका जिसकी वजह से फैल रहा है, लाइक कोरोना, तो कोरोना जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट करके आपकी बॉडी में डाल दिया जाए एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए, ठीक। वायरल वेक्टर जो मेथड होता है उसके थ्रू, mRNA मेथड होता है उसके थ्रू, ठीक। ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा किसी दिन 20 तारीख से पहले। तो ये होता है, ठीक। बाकी ड्रग डिलीवरी, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारी है। तो आपका आंसर सिंपल सा इसमें कह रहा है, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बॉन्ड मार्केट में कोलेटरल बोरोइंग, अब इसको ध्यान से पढ़ो आप। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसी का स्वैप होता है, ये करेंसी इतने में खरीद लो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक परचेज करते हो, वहाँ पे कोलेटरल का कोई काम ही नहीं है। बॉन्ड मार्केट में आप बॉन्ड परचेज करते हो। और यहाँ पे कह रहा है कोलेटरल बोरोइंग, जहाँ पे आप कुछ दे रहे हो, लेंडिंग ऑब्लिगेशन है, आप कुछ दे करके किसी से कुछ ले रहे हो। तो ये किस में आता है, मनी मार्केट में आता है ना। कोलेटरल आप कुछ रखते हो तब आपको लेंडिंग होता है, मतलब लोन मिलता है। तो ये आपका इसमें आ जाता है। इन सब में कुछ खास बताने को है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, तो TFR एक टाइम ऐसा था 1950 के आसपास इंडिया में, जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट था, मतलब एक वुमेन कितने लाइव बर्थ कर सकती है, मतलब कितने उसके जीवित बच्चे पैदा हो सकते हैं उसकी पूरी लाइफ साइकिल में, उसकी बातें कर रहा है, ठीक। उसकी एज कुछ 45-50 ईयर के आसपास डिसाइड होती है TFR के लिए, ठीक। तो ये इसका आपका आंसर तो यहीं पे मिल गया होगा। सॉरी, एक मिनट, आंसर पहले देता हूँ ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर, नहीं ये नहीं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल ऑफ, ये भी नहीं, ए बिग बर्थ माइनस डेथ रेट, एवरेज नंबर ऑफ लिव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज, जब तक वो चाइल्ड बियर कर सकती है उस एज में वो कितने बच्चे को जन्म दे सकती है जो जीवित हैं, ठीक। तो 1950 के आसपास जो आपका ये चाइल्ड TFR था ना, वो था 6.2। तब से हम खींच के लाए हैं 2। तो हम मानते हैं कि अगर TFR 2.1 है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो जितनी है उतनी ही रहती है, ठीक। अब हमारा और कम हो रहा है, तो चाइना के तरीके एक टाइम के बाद हमारी भी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, आज के 25-30 साल बाद, 40 साल बाद, ठीक। ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो 3 वीडियो मैंने पढ़ाए थे, अगर आपने देखा होता तो समझ आ जाता। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है RBI क्या करता है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो जिसपे RBI खुद बैंकों से वापस पैसा ले लेता, कहता है कुछ पैसे इंटरेस्ट में आपको दूंगा, आप पैसे मुझे दे दो। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और रेपो में क्या होता है कि वो जो इनको चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों के, तो ज़्यादा इंटरेस्ट दे करके ये RBI से पैसे लेते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कह रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं कर सकती एक्सेप्ट, देखो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कर सकता है लेकिन उसमें RRB नहीं कर सकता, ठीक। RRB आपका नहीं कर सकता शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में। और आपका जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये कर सकते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, सॉरी क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं कर सकती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये 2019-20 की न्यूज़ है, ये 21 के आसपास की तब अलाउ कर दिया था कि जो FDI के अलावा FII वगैरह वाले भी GSEC को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। तो सेबी ने कुछ ऑफर किया था डेट ट्रेडिंग, मतलब डेट के लिए कुछ प्लेटफॉर्म, लेकिन ये कह रहा कि कैन, ये कह रहा कर सकता है। तो भाई सेबी के अंदर में पावर्स हैं, ठीक, वो कर सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक। तो स्टॉक एक्सचेंज पे ऑफर किया जा सकता है। तो पहला आपका गलत, दूसरा तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया विच द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कौन कौन ट्रेड कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इंश्योरेंस कंपनीज कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो आपका इसमें
इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स। तो ये लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब पेंशन से जाता नहीं है, पेंशन फंड से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी नहीं जाती हैं जी। ट्रेजरी बिल वगैरह आपका इंश्योरेंस कंपनी नहीं खरीदती हैं, जिसको आप SLR के तरीके ये लोग भी रखते हैं, इनका कुछ और होता है, इनको कुछ और बोला जाता है, ठीक। और रिटेल इन्वेस्टर, अब नया आया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक। मैंने उसमें PYQ में पढ़ाया हुआ। तो रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आया था, कुछ ऐप वगैरह RBI ने दिया है। तीनों सही है इसके। अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तीनों वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा रिसीट वगैरह जो जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो, ठीक, लेकिन वो कागज़ का नोट जैसा कुछ हो, ठीक, भले डिजिटल फॉर्मेट में हो, लेकिन वो दो टाइप की, एक टेंजिबल एसेट होती है, एक इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट ना हो, जैसे आपकी ज़मीन वगैरह ना हो, तो ज़मीन, बाइक, ये सब नहीं होनी चाहिए। करेंसी स्वैप, ये सही है आपका, जिसमें ट्रस्ट इन्वॉल्व है। करेंसी स्वैप में ट्रस्ट इन्वॉल्व है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ट्रस्ट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है ये नहीं बताने वाला हूँ। अब वो 3 वीडियो देख लो, सारा इकोनॉमी का सारे क्वेश्चन आपके ना हो जाएं UPSC में, जो ऐसे हैं कि जो करंट वगैरह से या कुछ और चीज़ों से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी आपने कितना पढ़ा वो भी तो डिपेंड करता है भैया, नहीं तो आप कल को आके बोलो कि ना आपने तो गलत पढ़ा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और कौन से सेक्टर में आती है? तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये कौन से में आता है? सेकेंडरी में, सॉरी कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ सेकेंडरी में कह रहा है, तो सेकेंडरी में आएगा ये। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में कैसे आएगा? ये तो सर्विस प्रोवाइडर का काम है ना, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा ना, कि वो सब आप चीज़ें बनाओ, सिलोक्स वगैरह बनाओ जिसमें हम रख सकते हैं। डेयरी फार्म प्राइमरी में आता है आपका, माइनिंग वगैरह आपका प्राइमरी में आता है, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में आता है, पढ़ाया हुआ है मैंने पहले, ठीक। मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो मिनरल का जो एक्सप्लोरेशन है ना, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी जो क्वीनरी और क्वाटरनरी सेक्टर्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि सी बेड माइनिंग के लिए इंडिया ने परमिशन मांगी थी, फिर उनको परमिशन मिल गई थी सी बेड अथॉरिटी से, ठीक। तो ये आपका टर्शियरी में बेसिकली नहीं आता है, ठीक। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में आएगा, आपके पास वो थ्रेड्स वगैरह हैं, उससे आप क्लॉथ बना रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ओनली टू आंसर इसका, ठीक। बाकी देखते हैं UPSC क्या आंसर देता है, वैसे तो यही देगा। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो आप जहाज वगैरह में यूज होता है, प्लेन, फाइटर प्लेन्स वगैरह में यूज होता है, किससे बना सकते हैं? एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से, कॉर्न ग्रेन से, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, वुड मिल वेस्ट से, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को आप चारों मारा करो, सोचो कैसे चारों मारोगे, क्योंकि क्या है ना, इन सब में अभी ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, इनमें UPSC को भी नहीं पता कि क्या आंसर हो सकता है, तो रिसर्च वाले टॉपिक्स हैं ना। अभी तो ये जो नया फ्यूल वाला सिस्टम चल रहा है, एथेनॉल वाला सिस्टम चल रहा है, मेथनॉल, जो एथेनॉल डालते हैं इतना, E2 होना चाहिए, EP100 होना चाहिए, एथेनॉल 10%, एथेनॉल 20%, ये सब भैया रिसर्च के टॉपिक्स हैं। अभी जब फुल्ली वर्ल्ड वाइड ये अप्लीकेबल होने लगे ना, तब इसको आप मानोगे कि इनके बारे में पूरी नॉलेज सबको हो गई। तो ऐसे में UPSC कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आइटम कैटेगरी किस में आएगा? फार्मर का प्लाऊ, वर्किंग कैपिटल नहीं, ये क्या है, फिक्स कैपिटल है, प्लाऊ खरीद के ले आएगा, उससे वर्क करेगा। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, सही है। यान यूज्ड बाय वीवर्स, तो यान जो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, वर्किंग कैपिटल, ठीक, फिक्स नहीं है। पेट्रोल आपका वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही है। तो 2 आंसर आपने सही हुए इसमें, मुझे लगता है इसमें ओनली 1 2 के हिसाब से, तो ओनली 2 इसका आंसर। व्हाट इफ 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग words or phrases most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property right over virtual items, ठीक। तो आपने ये मूवी वगैरह आप देखते होंगे, ये कौन सी देखा आपने, वो मेटावर्स वगैरह आई थी ना, मल्टीवर्स आई थी, मेटावर्स मल्टीवर्स उसमें आती रहती है हॉलीवुड वगैरह में। या आपने वो देखा हो जो एक एस्पिरेंट सीरीज आई थी, उसमें एक कुछ सब सीरीज करके आई थी दूसरी, उसमें जो आप आँख पे लगा लेते हो, फिर उसके बाद गेम वगैरह जैसे खेलते रहते हो, आपको लगता है आप आसमान में उड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी जो है
वर्चुअल रियलिटी में आपको ऑगमेंटेड रियलिटी जैसा फील होता है, मतलब वो वर्चुअल है चीज़ें, लेकिन आपको लग रहा है कि सही में सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आता है आपका मेटावर्स में। ठीक, वो आपका आता है मेटावर्स में। बाकी बिग डेटा एनालिटिक्स का काम होता है कि जो बहुत सारे डेटा को एनालाइज किया जाए। क्रिप्टोग्राफी का आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक, वर्चुअल मैट्रिक्स का क्या होता है कि वर्चुअल मैट्रिक्स में होता है कि ग्रिड लाइक सिस्टम होता है। ठीक, टू मल्टीपल डिवाइसेस को, जैसे एक ग्रिड आपने ऐसा बनाया, सॉरी एक मिनट, एक ग्रिड आपने ऐसा बनाया, इसमें यहाँ पे कई मल्टीपल सिस्टम जोड़ दिए और यही ग्रिड से आप यहाँ पे बैठ के सबको कंट्रोल कर रहे हो। अब देखो, ये कैमरा वाला सिस्टम नहीं होता कि 20 कैमरा लगा के एक जगह से आप कंट्रोल कर रहे हो पूरे कैमरा को। नेटवर्किंग आपने पढ़ा हो तो नेटवर्किंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिस्टम से जोड़ दिया जाता है, वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक, तो बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विद रेफरेंस टू द, एक मिनट, with reference to the rule or rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India. For wholly owned banking subsidiary in India, at least 50% of board members should be Indian national. तो सिंपल सा इसमें देखो, इसमें कुछ और नहीं करना है, इसका आपको पता है तो भी कर पाओगे। तो कम से कम 500 करोड़ उसके पास फिक्स कैपिटल होना चाहिए, तभी वो किसी जो इंडिया में कोई बैंक है उसकी सब्सिडियरी बन पाएगा। ठीक, जो फॉरेन बैंक है उस बैंक की सब्सिडियरी चला सकता है। और साथ में 51% मेजरली मोर देन 50% जो बोर्ड मेंबर्स है ना वो इंडियन होने चाहिए। ठीक, इंडियन ओरिजिन के। तो इसकी पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। ठीक, अब मुझे लगता है जो पार्ट 2 वाला उसमें सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो जो पार्ट 1 में मैंने पढ़ा था उसको एक बार, नहीं एक क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन रहेगा। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटी। बिल्कुल सही। जो 2013 का कंपनी एक्ट है ना वो सिंपल सीधे सीधे कहता है। और दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते फिर बताते हैं उसको। दूसरा कह रहा है CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। तो कहता है, वो कहता है पिछले 3 सालों में जितने आप प्रॉफिट कमाए हो उसका 2% आपको CSR एक्टिविटी पे खर्चा करना होगा। अच्छा, CSR आप पे लागू कब होता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, वो भी UPSC मतलब बेसिकली इसमें कंपनी एक्ट में बताया हुआ है। वो कहते हैं कि एक तो आपके पास या तो 500 करोड़ का आपका जो या इससे ज़्यादा की नेटवर्थ हो चुकी है आपकी कंपनी की। दूसरा, टर्नओवर आपका कुछ 1000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक, 1K का 500 करोड़ नेटवर्थ, 1000 करोड़ की या तो आपके पास टर्नओवर हो या तो आपका प्रॉफिट मोर देन 5 करोड़ हो। ठीक, मोर देन 5 CR आपका प्रॉफिट हो, तब आपको पिछले 3 सालों का जितना प्रॉफिट रहेगा उसका 2% CSR एक्टिविटी पे खर्च करना होगा। तो पार्ट 1 हमारा 2 हो चुका है। आप जो उसको बनाया था वीडियो मैंने उसको एक बार जल्दी जल्दी करवा देता हूँ कि वहाँ पे क्लियर चीज़ें विजुअल थी नहीं, मुझे लगता है पेपर वेपर में। ठीक, अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक ही क्वेश्चन करके उसको हम डील करते हैं। ठीक, थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि अब इतना टाइम देना ही मिलेगा, वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक, पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज दियर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इफ USA गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बिकॉज USA स्टेटमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ गवर्नमेंट। तो आप डॉलर किस लिए पूरी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि डॉलर की जो रीच है ना वो वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि सबको अमेरिका से ज़रूरत है और सबको ट्रेड करना है। यूएस से बड़ी बड़ी कंपनी यूएस की हैं, कुछ चाइना की निकल रही हैं, कुछ यूरोप की निकल रही हैं, लेकिन अभी भी डोमिनेशन देखो 80% अभी भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड इसी से होता है। कुछ परसेंट अब चाइना की जो आई है उसमें हुआ, कुछ यूरो में होता है, हमारी रुपया में तो कुछ खास होता ही नहीं है। ठीक, तो अभी भी डोमिनेशन उसी का, तो बेसिकली ट्रस्ट बेस्ड हो गया है। ठीक, इनका तो अगर आप ट्रस्ट बेस्ड हो, कोई आप लोन लेते हो तो क्या रखते हो, कोलेटरल। बैंक कहता है कि हम इसको बेच देंगे, लेकिन यहाँ पे आपने जो दिया है, यूएसए ने जो आपसे लोन लिया है, आपने उसके ट्रेजरी में डाला है पैसे उठा के बॉन्ड में, उस पर केवल उसने इंटरेस्ट देने की बात की थी, बाद में आपका जो मूलधन है वो वापस कर देगा वो। लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो, डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसने तो कोई आपके पास कोलेटरल रखा नहीं है,
तो बिल्कुल बात सही है। ठीक, पहला भी सही, दूसरा भी सही है, और ये ट्रस्ट बेस्ड है इसलिए एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सिंडिकेटेड लेंडिंग अगर आपको पता होगा तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक, जब बहुत सारे आप 5 दोस्त हैं, 5 लोग मिलके, और किसी को आपने बोला, 6 लोगों, 7वें को आपने बोला कि आपका ये काम हो जाएगा, चलो ये घर बनवा रहे हो, सब लोग लेके पैसे दे देते हैं। ठीक, इकट्ठा करके, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, अकेले कोई उसको फंड कर नहीं सकता है, तो आपने कहा चलो दे देते हैं। आप सपोज करो पैसे नहीं दे पाया, तो मतलब कई लोगों पे रिस्क गया। नहीं तो हो सकता है कि 7 लोग थे, 7,000 रुपये दिए थे, अकेला एक बंदा अगर 7,000 रुपये इसको देता तो अकेले इसी पे रिस्क आता। और इसमें क्या हुआ कि 7 पे तो रिस्क बढ़ गया ना। ये पहला ऑप्शन कह रहा है, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट और लमसम अमाउंट, मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट में, बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। तो क्रेडिट लाइन भी हो सकता है। आप अपने दोस्त से भी तो कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। तो पहला सही, दूसरा गलत। तीसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं, इसमें बेसिकली 53 की तरफ। इट इज सोवरिंग करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विथ मॉनेटरी पॉलिसी। डिजिटल रूपी आपने पढ़ा होगा करंट में उस टाइम के हिसाब से, तो आरबीआई ने ई रूपी इशू की थी। ठीक, दूसरा कहता है इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, तो आरबीआई ने किया तो उसकी बैलेंस शीट पे है। तीसरा कह रहा है इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। तो भैया इन्फ्लेशन से तो डॉलर नहीं बच पाता है, तो रूपी क्या ही बचेगी। ठीक, कोई भी करेंसी इन्फ्लेशन के मतलब इन्फ्लेशन से इंश्योर नहीं हो सकती। ठीक, चौथा कह रहा है इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक एंड मनी कैश। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ऑड साइन कर रहा है, लेकिन अगर आप तीसरा वाला गलत करें और ये फ्रीली कन्वर्टेबल थोड़ा सा लगाओ, तभी तो आपकी ई करेंसी का क्या मतलब हुआ कि आप उसको वर्ल्ड वाइड रीच में ला सको। डॉलर ई डॉलर में भी आ जाता है ना, लेकिन ई रुपया तो था नहीं अभी तक हमारे पास, तो इसलिए हम इस ईजिली कन्वर्टेबल है कॉमर्शियल है फिर कैश के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कुछ और नॉलेज मेरे हिसाब से थी नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि बुद्धा का अलग अलग कौन कौन सा नाम था। ठीक, तो ये अगर मुझे टाइम मिला तो कभी मैं आपको 20 तारीख से पहले का वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। कुछ नोट्स वगैरह मेरे थे और उसमें पढ़ा था। न्यायपुत्र महावीर का नाम है, बाकी शाक्यमुनि और तथागता ये भगवान बुद्ध का नाम है। ठीक, इन्होंने खुद को ऐसा माना था कि मैं चंडाल हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा था कि चंडाल को घुसने नहीं दिया जाता था गांव में। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इस हिसाब तो हो सकता है पूर्व जन्म में मैं भी रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें आती हैं। ठीक, तो इसमें आपका 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है आर्कोलॉजिकल साइट स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में ट्रेडिंग पोर्ट है। तो आपका चंद्रकेतुगढ़ PYQ में आया हुआ है। ठीक, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, वेस्ट बंगाल का है, ट्रेडिंग पोर्ट है। तो मैंने अब बताया, लेकिन अगर आपको 2024 का पेपर देना था तो 2023 का पेपर देखते। 2020 के पेपर में आया था शायद, या 21 में आया था। ठीक, तो 21 का पेपर देखते, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर और एक और कोई आया था। ठीक, उन तीनों के बारे में थोड़ी सी आप देखते कहाँ पे है कैसे, तो आपका एक तो ऑप्शन सॉल्व हो जाता। दूसरा कह रहा है इनाम गाँव महाराष्ट्र में है, कैलकोलिथिक साइट है, ये सही है। तीसरा कह रहा है मंगाडू केरला में मेगालिथिक साइट है। चौथा कह रहा है सालीहुंडन आंध्र प्रदेश में रॉकेट केव श्रीन है। ठीक, तो ये श्रीन के लिए फेमस है। ठीक, साइंस यहाँ पे है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, आंध्र प्रदेश में ये सही है। ठीक, और ये केरला वाला भी आपका सही है, मेगालिथिक साइट्स है। तो इसके बारे में और कुछ खास है नहीं। नाम गांव के बारे में महाराष्ट्र में कैलकोलिथिक साइट ये भी दे दिया उसने। ठीक, गणेश्वर का मैंने बता ही दिया, वेस्ट बंगाल में, सबके बारे में दे रखा, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, इतना काफ़ी है। तो इसमें कौन कौन सा सही बना आपका? तीसरा और दूसरा ना, दूसरा और तीसरा, हाँ 2 और 3 सही बने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि जो द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिएवल इंडिया गिव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड फोर्ट ऑन द भटकल। ये इससे पहले दमनंदियों पे क्वेश्चन पूछा था, और ये भटकल पे किसने दिया था? कृष्णदेव राय ने दिया था। ठीक, नरसिम्हा सलुआ डायनेस्टी के ओरिजिनेटर थे। ठीक, उसके बाद कृष्णदेव राय हैं। ये थे 1485 से कुछ 1503 उन तक, फिर 1505 से 1505 तक थे। ठीक,
1509 से 1530 तक कृष्णदेव राय थे आपके। मोहम्मद शाह सेकंड और यूसुफ अली आदिल शाह, मैंने आपसे बोला था ये आप खुद तैयार करेंगे, एक दो छोड़ देता हूँ मैं, तो आज करवाऊँगा नहीं इसको, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉर्नवालिस के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला कह रहा है कि अंडर द रियोतवारिस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट फॉर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलेमिटीज। अंग्रेजों की बात है ये, बैड हार्वेस्ट हो जाएगा भैया तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, ये नहीं कि कम कर लेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, ऐसा कभी वो कर सकता है। दूसरा कह रहा है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल इफ द जमींदारी फेल टू पे रेवेन्यू एट टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। ये बहुत बढ़िया इसकी कहानी है, मैंने उस पे पार्ट में भी बताया, इसमें भी बता देता हूँ। क्या होता था ना, वहाँ पे एक डेट फिक्स होती थी कि आपको लोगों से ले करके ज़मींदार को पैसे और ज़मींदार को स्टेट को देना होगा। अगर एक सपोज करो 15 तारीख तक नहीं दे पाए तो शाम को सूरज ढलने के बाद आपकी जो ज़मींदारी है किसी और को दे दी जाएगी। तो उसमें 2-3 टाइप के होते हैं ना, वेल्लार, उजवार, ठीक। तो वेल्लार जो होता है वो ज़मींदार जैसा होता है, उजवार जो होता है उससे थोड़ी कम ज़मीन उसके पास होती है, अपनी लैंड पे वो खेती करता है। तो ये लोग कोशिश करते थे, उनको अच्छा लगता था कि चलो ये किसी तरीके से ज़मींदार गया हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक, उसको दे देते थे। धीरे धीरे ज़मींदारों को समझ आया अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई कर नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो ज़मींदारों को मार तो डालेगा नहीं, मार पिटाई कर सकता है, ये चीज़ें कर सकता था ज़मींदार। उसको समझ आने लगा क्या कर सकते, तो वो क्या करता था, जब ऑक्शन होने लगता था या तो अपने नौकर को या तो अपनी वाइफ को या अपनी माँ को खड़ा कर देता था, वो खरीद लेती थी। अभी भी हाथ में उसी के है, आपने वो देखा है पंचायत सीरीज, भैया जीता कौन और कोई और है, ठीक, लेकिन कहते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि, कुछ लिखते हैं उसको प्रधान प्रतिनिधि टाइप का, उसमें उनके हस्बैंड का नाम आता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही, ऐसे उस टाइम पे भी चलता था। तो जो आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो बंगाल बिहार के रीजन में था, रियोतवारी साउथ इंडिया में था, बहुत हार्ड था रियोतवारी, वो फिक्स हो जाता था पहले ही कि कितना आपको कर देना और देना ही देना, ठीक। तो पहला गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर आर नो पैरेबल इन उपनिषद। उपनिषद पैरेबल का जो है बहुत सारी कहानी है इसमें, ठीक, ये सही है और ये गलत कह रहा है, ठीक, तो गलत हो गया। उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, ठीक, तो ऐसे होता है SBAU। सबसे पहले आपका संहिता आया, फिर उसके बाद ब्राह्मण्स आए, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद आया और पुराण आपका गुप्ता टाइम पे आया, ठीक, काफ़ी बाद में आया। तो पुराण काफ़ी अर्लियर कह रहा है, उपनिषद अर्लियर कंपोज्ड देन पुराणास, तो दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत हो गया, तो ओनली आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। दूसरा कह रहा है कंट्री नीड टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस और व्हीट। अब एक बात बताओ, ये खाने की चीज़ें हैं, ये मिसाइल से रिलेटेड तो है नहीं कि मेंबर हो गए MTCR का तभी भैया मिसाइल तुम्हें दूसरी कंट्री प्रोवाइड करेगी, ये तो नहीं है ना। ग्रेन है, जिससे भी मिला उससे भी ले लिया दूसरी कंट्री ने, तो मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया मेंबर है। और ये क्या है कि US की एक इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो है वो ग्लोबल ग्रेन को प्रमोट करती है, ठीक, ग्लोबल ग्रेन की का जो ट्रेड है उसको प्रमोट करती है, ठीक, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कौन सा आता है, तो छाऊ डांस आपका उस टाइम पे छाऊ डांस आपका आया हुआ था, ठीक, छाऊ डांस नहीं आया था, सॉरी, आपका आया था गरबा डांस 2023, दुर्गा पूजा 2021, 2023 छाऊ डांस आपका पहले आया हुआ, कुंभ मेला आपका 2014 में आया हुआ, ठीक। तो क्या है उस टाइम पे करंट की न्यूज़ थी, बहुत सिंपल सी न्यूज़ थी, इसमें कुछ खास था नहीं ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। जो आपका गरबा डांस है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंटेंजिबल लिस्ट में, अगर कोई नया धोलावीरा पूछा था ना 2020 या 21 में, उस टाइम पे उसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये कह रहा हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1949 को 9 दिसंबर 1949 को 1946 को जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, उसमें कौन प्रिसाइड किया था,
सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ये पता ही होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें एक कौन सी कमेटी बनी थी, जो प्रारूप समिति जिसको कहते हैं, ठीक, उसके जो चेयरमैन थे ये थे अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। इनके अंदर 7 और लोग थे इनको लेकर, ठीक। उसमें से टी.टी. कृष्णाचारी या तो हटाए गए थे और 2 लोग हटे थे, एक टी.टी. कृष्णाचारी एक और थे, या ये हटाए गए थे किसी कारण से इन्होंने उससे खुद को हटा लिया था, या ये उसमें एडिशन हुआ था इनका, ठीक, ये खुद आए थे, ऐसा कुछ है, याद नहीं है मुझे अभी। उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था और इसमें भी यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको इतना टाइम मुझे मिला ही नहीं कि मैं उसको देख लूँ एक बार, तो आप ये देख लेना एक बार। 2 लोग ऐसे थे जो आपकी प्रारूप समिति थी ना, उसमें 7 लोग थे। 2 लोग को बाद में जो रिक्यूज बोलते हो ना, जैसे आप कहते हो कि जज वगैरह को किसी केस से रिक्यूज करना थी, तो उन्होंने रिक्यूज नहीं किया था। एक लोगों की डेथ हो गई थी, एक लोग किसी कारणवश हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक। तो 2 लोगों का एडिशन हुआ, तो दूसरे 2 लोग आए थे, इसमें ये है। तो इसका आंसर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, कह रहा है, ठीक। तो फेडरल लेजिस्लेचर नहीं, आप आज के टाइम पे जो राष्ट्रपति है ना, उस टाइम पे वायसराय हुआ करता था, तो वो डिफेंस वगैरह अपने हाथ में रखता था, डिफेंस ऑफ फॉरेन। वो कहता था कि सपोज करो कि सेंट्रल में हमने अलाउ कर दिया कि यहीं के लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इनके हाथ में से सब कुछ आ जाएगा, तब तो हमारी सत्ता ही यहाँ पे नहीं रह जाएगी ना, हम रूल कैसे कर पाएंगे, तो रिजीम ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए खुद हाथ में रखता। तो पहला सही, दूसरा गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। भाषा ने कौन सी किताब इनमें से लिखी थी? सबसे पहले नीचे से आप डी वाले से स्टार्ट करो। कह रहा महाभाष्य। महाभाष्य पता है किसका था? महाभाष्य आपका पतंजलि का था, ठीक। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। और इनका जो है मध्यम, एक मिनट आप ऐसे पढ़ लो, आंसर इसका मध्यमा व्ययोगा, ठीक। और कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी थी भाषा की, और कौन कौन सी बुक है वो याद कर लो, देख लो एक एक करके, ठीक। आपका आता है दूता घटोत कच्छा, दूता वाक्या, तीसरा शरु दाटला कुछ, ठीक। और 5वां आपका भारत, सॉरी एक है कौन, बाल चरिता, छोड़ दिया शायद मैंने, बाल चरिता, ठीक। नाट्यशास्त्र आपका भाषा मुनि का है, ठीक, भारत मुनि का। और जो काव्य अलंकार है आपका, ये भामहा का है, ठीक। ये आपका काव्य अलंकार। तो इतना इसके बारे में ये हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD वॉज द ऑथर ऑफ कंटेम्परेरी कमेंट्री ऑन। किस पे उसने कमेंट्री की थी उन्होंने, ठीक। तो ये आपका है आंसर, सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, श्रवस्तिवाद विनया, इस पे किया था, ठीक उन्होंने। बाकी उससे पहले भी कई लोग गए थे, जैसे धम्मरथा, कश्यपा, ये सब लोग गए थे, ठीक। अब जैसे कुछ आपको बता देता हूँ, विशुद्धिमग्गा क्या होता है, ठीक। अब विशुद्धिमग्गा होता है पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक। बहुत सारे स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स मिल के लिखा था पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। ललित विस्तार जो आपका है, इसको भी बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर ने मिल के लिखा था, अकेले किसी का लिखा हुआ नहीं है, ठीक। जो ये है आपका प्रांजपरिमिता सूत्र, इसका मतलब है कि परफेक्शन ऑफ विजडम होता है, ठीक। विजडम होता है, परफेक्शन ऑफ विजडम हो गया। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था, ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसको भी कई लोगों ने मिल के लिखा था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इसमें केवल एक ही बुक ऐसी है जिसको किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे आप डाल सकते हो,
वो सर्वस्तिवादी बनाया। ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते हैं, आप तुक्का लगाए जाते हैं कितना, क्योंकि इतना किसी को आता है नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली मैं काफ़ी आगे पढ़ा गया था, पर क्या है कि बीच में रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी, मैंने ध्यान दिया नहीं पढ़ाते पढ़ाते, उस चक्कर में। हाँ, अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन कौन से शामिल हुए थे। तो शांति निकेतन 2023 में शामिल हुआ था, सेक्रेड एम्बलम होशला 2023 में शामिल हुआ था, और 2024 में एक माउंट से असम का उसको शामिल किया गया। ठीक, बाकी रानी की बावड़ी गुजरात में 2014 में शामिल हुआ था, ये 2002 में। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें केवल ओनली टू, अगला आर्टिकल 68 कह रहा है कि इसके थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। तो एडिशन, वेरिएशन, रिपील तीनों किया जा सकता है। ठीक, जिसमें कुछ खास है नहीं, उसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक बार पहले वीडियो पढ़ चुका है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो आपको पता होगा यूरोप और साउथ, बेसिकली साउथ कोरिया और इटली इसमें आता है। तो इटली, सॉरी, जापान आता है। इटली, जापान और साउथ कोरिया, ना कि नाइजीरिया, ना कि साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। ठीक, तो आपका आंसर इसमें 1 to 4 होगा, पहला आंसर है इसका। अगला कह रहा है मनी बिल के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन बोल रहा है। तो पहला कह रहा है 109 आर्टिकल जो है स्पेसिफिक स्पेशल फी प्रोसीजर क्या होगा मनी बिल का, ये बताता है, सही है। दूसरा कह रहा है मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है सभा कैन इधर अप्रूव बिल और सजेस्ट द चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। तो चौथा गलत हो गया, 1 to 3 आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि ये ब्रिगेडियर कमांडर वगैरह के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो आपका जो ब्रिगेडियर होते हैं, ऐसे देखते हैं, ब्रिगेडियर के सामने एयर कॉमोडोर सही है, ये कमांडर नहीं कॉमोडोर होते हैं। मेजर जनरल के सामने वाइस एडमिरल जनरल सही है, लेकिन वाइस जो एडमिरल हैं इनको रियर एडमिरल कहते हैं, ये गलत है। मेजर जनरल, मेजर स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर सही है आपका। चौथा कह रहा है लेफ्टिनेंट कोलोनल, ये ग्रुप कैप्टन नहीं होते, फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फिर कैप्टन सही है। तो ओनली 3 इसका आंसर बना। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात कर रहा है, इस्टेब्लिश 1971 में हुआ था। इसमें कौन कौन कंप्राइज करता है, मतलब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो पहला कह रहा है गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ठीक सही है। चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। लेकिन जो बाकी काउंसिल्स हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल काउंसिल, इसमें होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि होम मिनिस्टर, इसमें जो भी जिसको भी प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। ठीक, तो 1 to 3 इसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि डिलिमिटेशन अभी तक कितनी बार हो चुका है। क्वेश्चन को आप पढ़ लेना एक बार। ठीक, तो 4 बार हुआ, 1960, 1952, 1962, 1972, सॉरी 72, 73, 2002। ठीक, इसमें क्या है, इसके जो भी इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इस कमीशन को, और जो भी ये वर्ड मतलब रूल्स बनाता है, जो भी कुछ बनाएगा उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, ये सारी बातें इसकी होती हैं। लास्ट 2002 में हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71 की बात करा कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज डाली गई थी। तो 14 लैंग्वेज तो ऑलरेडी थी, उसके बाद 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 71 हुआ, और दोनों को जोड़ दो 92 हो गया। ठीक, इसमें सिंधी आई थी, इसमें KMN कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसमें BM BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, तो आंसर आप इसमें ढूंढ लो कौन सा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 1 to 3। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि पार्टी किसने बनाई थी, भारतीय जनसंघ। ठीक, भारतीय जनसंघ 1951 में आपकी बनी थी, किसमें बनाई थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी, सही है। 1977 तक चली थी, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी बन गई। सोशलिस्ट पार्टी आपका आचार्य नारायणदेव और जयप्रकाश नारायण जी ने मिलकर बनाई थी 1934 में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो। ठीक, स्वतंत्र पार्टी आपकी 1957 में शायद बनी थी, सिराज गोपालाचारी ने बनाई थी, आपने इसको PYQ में पढ़ रखा 2019 या 18 में। ठीक, अगला है कि डेमोक्रेसी फॉर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम ने बनाई थी 1978 में, जब क्या कहते हैं इमरजेंसी ख़त्म हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको, इस पार्टी को सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने इमरजेंसी जैसे हालात आज तक इंडिया में कभी नहीं हुए। ठीक, वो उसको कहा जाता है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उस टाइम पे, लेकिन पावर थी लोगों के पास। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। पहला कह रहा है कि म्यूनिसिपल जो म्यूनिसपैलिटीज़ है वो पार्ट 9A में मेंशन है, सही है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है आपके 18 नंबर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 18 नंबर पार्ट में मेंशन, सही है। पार्ट नंबर 20 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंशन है, बिल्कुल सही है। 360 आर्टिकल, 352 एंड 356, 360। ठीक, ये और ये 368 है। ठीक,
तो इसमें आपका तीनों सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप नहीं पढ़ के गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें कह रहा है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है स्टेट लिस्ट में आता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट में आता है, इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन लिस्ट में आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट लिस्ट में आता है। तो आपका तीसरा केवल सही, क्योंकि इंटर स्टेट की जब बात की जाएगी तो वो यूनियन में आएगा, जब इंट्रा स्टेट की बात की जाएगी तो आपका स्टेट में आएगा, नहीं तो रूल्स दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल नंबर 21 में आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये परमानेंट हेड होते हैं चीफ स्टाफ कमेटी के, सही है। ये कमांड करते हैं, नहीं कमांड नहीं करते। प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं ट्राई सर्विसेज के डिफेंस मिनिस्टर के लिए, बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 आंसर इसका हुआ। इसका आंसर है कि जो भी दिया हुआ है इसमें आंसर क्या था, तो ऑपरेशन सद्भावना मैत्री नेपाल के लिए हमने 2015 में किया था, जब वहाँ पे वो आया था क्या, अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन संकल्प हमने जो पर्शियन गल्फ है और ओमान गल्फ है, उसमें जो ओमान के कुछ ग्रुप्स हैं और उस ओमान में कुछ ग्रुप्स अलग अलग हैं और ईरान के बीच टसल चल रही थी, उस चक्कर में वहाँ पे शिप वगैरह को बेसिकली मिसाइल वगैरह लग जाती थी या कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे जाकर के उन सारी चीज़ों को सही किया था। ऑपरेशन मदद कोची में हुआ था। ठीक, वो कोची में हुआ था, बहुत फ्लड आ गया था 2018 में, उस चक्कर में वहाँ पे हुआ था। ठीक, इसको नेवी ने हमारे किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक जल्दी से रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक, वो पार्ट आप जाके देख भी सकते हो। कह रहा है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट और कनाडा है, लगभग 88,000 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक, 88-90। अगला क्वेश्चन क्या है, चिली और अर्जेंटीना में आपका जो है वो 5308 किलोमीटर का है। इंडिया चाइना के बीच में 3400 कुछ किलोमीटर का है। ठीक, अगला आपका आता है कजाकिस्तान के पास में 66-80 के आसपास कुछ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहे हो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। तो इसको जो लोकसभा में एथिक्स कमेटी थी उसको 1997 या 2000 के आसपास बनाया गया था। ठीक, इसको कमेटी ऑफ प्रिविलेज कहा जाता था। इसमें क्या है कि जो मेंबर नहीं, हम लोग भी जैसे हैं ना आम जनता, हम अपने एमपी साहब से जाके कहें कि दूसरे एमपी का जो व्यवहार है हमारे साथ, बिहेवियर हमारे साथ सही नहीं है। ठीक, तो या फिर वो कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके मतलब अगेंस्ट जो भी अनएथिकल कंडक्ट वो वहाँ पे पार्लियामेंट में रेज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनका कंडक्ट जो है अनएथिकल है। तीसरा कह रहा है दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज इन सब जुडाइज, तो जुडिशरी के पास जो भी मैटर हो उसको नहीं ले सकता, बात सही है। आंसर आप अपने हिसाब से देख लोगे क्या है। फिर अगला कहता है नारी शक्ति बंधन अभियान। नारी शक्ति बंधन अभियान आर्टिकल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 106 है। इसमें क्या कहा है कि 33% लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, और साथ में जो एससी को मिला है रिजर्वेशन उसमें भी 33% इनको मिलेगा। ठीक, तो ये कब से लागू होगा, जब डिलिमिटेशन कमीशन अगला आ जाएगा। अभी 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 2026 तक के लिए इसको रोक रखा है। ठीक, तो जब डिलिमिटेशन होगा तब उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ये अगले 15 सालों तक चलेगा, जैसे SC ST वाला पहले कहा गया था, बाद में आप देखो आर्टिकल नंबर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105 या किसके तहत इसको बढ़ा दिया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शायद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, 106 ही है। ठीक, या 7, आप ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है, मुझे खुद में भूल गया है कि क्या है। ठीक, थोड़ा सा है इसमें, आप देख लेना। हाँ, इसको आप देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि 81 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है एक बार बता दीजिए, 106। ठीक, क्यों ही कन्फ्यूजन रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कौन कौन सा सही है, तो पहला गलत हो गया होगा, दूसरा तीसरा सही हो गया होगा। हाँ, आंसर इसका ये मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो आपको केवल एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके साथ होता है वो पता हो तो आप आंसर कर ले जाओगे, श्रीलंका के साथ। बाकी सारे सही हैं, पहला ही गलत, क्योंकि इतना डीप जाके यूपीएससी पूछता नहीं, इसलिए उसने आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता दिया क्या होगा। रीट ऑफ प्रोविजन एंड ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो मैंने रीट PYQ में आपको पढ़ा रखा है, 5 टाइप के होते हैं प्रोविजन, जो हाई कोर्ट मतलब ऊपर के कोर्ट्स होते हैं और नीचे के कोर्ट के लिए करते हैं। ठीक, तो किसके लिए करेंगे, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। ठीक, अगर वो अपने जितना उनका अधिकार क्षेत्र है उसके आगे जाकर डिसीजन दे रहे हैं तो। अगला कह रहा है इफ गवर्नर इट इज़ अ गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज ए शेड्यूल ट्राइब। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन एंड पार्लियामेंट बाय मेकिंग एन एक्ट। ठीक, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन द स्टेट। तो ठीक है, एक स्टेट में बनाएगी, जरूरी नहीं कि दूसरी स्टेट में उस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाएगा। ये सही है। ठीक, पहला गलत, दूसरा सही, आपका आंसर मिल चुका है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112 बिफोर वॉट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो बोलती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, ठीक। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इंडिया में एंड वाई भारत मैटर, ये आपका सीधा सीधा सुब्रमण्यम जयशंकर साहब की किताब है। अब कह रहा है अर्जेंटीना में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस थी। बिल्कुल, पिछले कई सालों से वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अर्जेंटीना में चल रहे हैं। सूडान में क्या है, जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज उनके बीच में और बाकी कंट्री की फोर्सेज उनके साथ में लड़ाई हो रही है, तीसरी बार पेपर में आ चुका। टर्की में क्या है कि अपने नाटो की इसने मेंबरशिप छोड़ दी, तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा आपका सही है, ठीक। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सुमेध पाइपलाइन, ये एक स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन है जो पर्शियन गल्फ से ना पहले लैंड के थ्रू होकर के या तो मेडिटेरियन में चली जाती है, या फिर इधर से जो सुएज कनाल है आपकी, सुएज कनाल, सॉरी यहाँ पे आपकी सुएज कनाल बन गई, आपका रेड सी हो गया मेडिटेरियन, तो ये सुमेध पाइपलाइन इसी सुएज कनाल से होती हुई जाती है, तो इसका मतलब ये इसको भी जोड़ती होगी। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि सुमेध जो है स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ ऑयल का एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। बिल्कुल सही बात। दूसरा कह रहा है सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी विद द मेडिटेरियन सी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किसके सुएज कनाल के साथ में जाती है, तो दोनों सही हैं आपके। ये इसको फास्ट इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक बार आप रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो इसको, ठीक। बाकी उसमें मैंने पढ़ा दिया। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। नो वाटर एंटर इन द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो नो वाटर तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ वाटर तो करता ही होगा ना इंटर, तो दूसरा सही है। आप दूसरा पता है चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने का कारण क्या है, पिछले आधा घंटे से मैं बका बक बोले जा रहा हूँ कुछ ना कुछ, और ये पता चला रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अब मुझे गुस्सा लग रही थी कि बड़ी देर से मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पानी पीने का मन कर रहा है लेकिन पानी पीने नहीं जा रहा हूँ, ठीक। अगला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, और पहले मैंने पढ़ा रखा है इसलिए भी, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक। कह रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये एक यूएस की एजेंसी है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, आपको भी पता है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देयर इज इनस्टेबिलिटी इन वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन, तो अगर उस टाइम पे आपने पढ़ा हो तो एक साहेल रीजन है अफ्रीका, अगर कुछ ऐसे बनता है आपका, ठीक, तो ये आपका साहेल रीजन आता है। इसमें बेसिकली फ्रांस की जो डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक। अब उस टाइम पे कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो फ्रांस के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, तो फ्रांस चाहता था कि यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, ऐसे रसिया भी चाहता है, बाकी कंट्रीज भी चाहती हैं, तो ऐसे इंस्टेबिलिटी अलग अलग, माली हो गया आपका, ये सूडान वगैरह, नाइजीरिया वगैरह, कुछ और कंट्रीज हो गई वहाँ पे, ये गिनिया वगैरह में प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा कह रहा है देयर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर कू सेवरल कंट्रीज साहेल रीजन, तो दोनों सही हैं। तीसरी बार, ये भी चौथी बार, देखो वही क्वेश्चन आ गया, 2 बार इस पेपर में पहले भी आ चुका है, ये 2022, 23, 24 लगातार है। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसे तो कोई स्टेटमेंट देता ही नहीं कि एकदम नहीं इम्पोर्ट करता, कुछ तो करता होगा। बेसिकली उस टाइम पे 16 गुना ज़्यादा हमने किया था। इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो प्रोहिबिट तो करते ही हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहता कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आ जाए, तो दूसरा सही, पहला गलत हो गया आपका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये थोड़ा डिटेल में जानना हो तो पार्ट 1 को देख लेना आप। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर उनके अगेंस्ट रिमूवल का प्रोसेस चला हो तो क्या क्या होगा, तो पहला कह रहा है ही सेल नॉट प्रेसाइड, बिल्कुल सही। ही सेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, नहीं बोल सकते हैं। तीसरा कह रहा है नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन फर्स्ट इंस्टांस, तो फर्स्ट इंस्टांस में ही करेंगे, जब वो स्पीकर होते हैं तो उनका लास्ट इंस्टांस होता है, ठीक। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और भूल गया, जो आपका ये आया था ना साहेल रीजन का, तो उसके बारे में एक और आप पढ़ लेना, ग्रेट लेक इनस्टेबिलिटी, उस वीडियो में मैंने बताया, लेकिन ग्रेट लेक इनस्टेबिलिटी, वहाँ पे विक्टोरिया लेक है ना, ग्रेट लेक इनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आपको, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया, यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी चल रही, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके बारे में ये न्यूज़ है, तो आप इसको देख लेना, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, कहाँ गया, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहला ही गलत हो गया। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइंड आई, बट देयर इज नो बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन द सेशन। तो पहला कह रहा है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को प्रोरोग कर देते हैं। तो देखो इसका एक तरीका होता है, पहले समन किया तो सेशन स्टार्ट हुआ, बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो एडजर्न करते हैं। इसका मतलब एक आध दिन 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन जब एडजर्नमेंट साइंड आई आता है इसका मतलब अनिश्चित काल के लिए। उसके बाद फिर राष्ट्रपति प्रोरोगेशन इशू करते हैं कि ये सेशन आपका खत्म हुआ, ठीक। तो पहला कह रहा है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि एडजर्नमेंट साइंड आई हो उसके बाद ही प्रोरोगेशन करे, पहले भी कर सकता है राष्ट्रपति। तो हाँ, पहले भी कर सकता है राष्ट्रपति, कर भी कर तो कभी भी कर सकता है जब वो चाहे, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देगी तो कर देगा। तीसरा कह रहा है रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शेप द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज नॉट सो ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कह रहा है रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो होता है राष्ट्रपति का कभी कभी कुछ केसेस होते हैं जब अपने इंटेंशन से करता है, जब कोई गवर्नमेंट ना बना पा रहे हो तो अपने इंटेंशन से करेगा, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी, नहीं तो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही करता है। तो आपका कौन कौन सा सही हुआ, आपका कौन कौन सा सही हुआ इसमें, कौन से नंबर का क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सही तो पढ़ रहा हूँ ना, 94, ये शायद छूट गया था ना, 94 93 तक ही पढ़ा था, हाँ 95 का आपका 2 और 3 सही हुआ, ठीक। और ये आपका रह गया तो इसको 85th कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 85th आर्टिकल के थ्रू सब क्लॉज 2 के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन रह गया था कि लोकसभा में अगर कोई पेंडिंग बिल है तो कह रहा है बिल पेंडिंग लोकसभा लैप्सेस ऑन द इट्स रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ए बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, अगर पास नहीं हुआ होता तो लैप्स नहीं करता, लेकिन अब लैप्स कर जाएगा। तीसरा कह रहा है ए बिल रिगार्ड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज हर और हिज इंटेंशन टू समन द हाउसेज और टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस द रेजोल्यूशन ऑफ लैप्सेस ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो बिल्कुल सही है, तीसरा भी आपका सही है, ठीक। अ बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना इंटेंशन दिया है टू समन द हाउस टू जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इंटेंशन दे दिया है और ये लैप्स कर जाएगा, ठीक। ये बात यहाँ पे आ रही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये तो सही नहीं हो सकता ना। देखो इंटेंशन नहीं होता जब आप ऑर्डर दे दो, इंटेंशन का आप आपने अपने मन के अंदर में रखा तो हमें क्या पता, तो ये इंटेंशन वाला केस नहीं होता। बाकी 1 2 आपका सही है, ठीक। और कौन कौन से केस में लैप्स होता है, तो और होता है जब राज्यसभा में पास हुआ हो और लोकसभा में गया हो तो भी लैप्स नहीं होगा, ठीक। और साथ में प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया हो तभी लैप्स नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया हो प्रेसिडेंट ने तभी लैप्स नहीं होगा, ठीक। ये सारे केसेस होते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 95 पढ़ा दिया है। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, ठीक। नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट इनका आया हुआ, इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि 2050 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे और 2030 तक हम 40% अपना कार्बन एमिशन कम कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये कह रहा है 2030 तक, 40 तक, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो चाइना 2060 का टारगेट रखा है, रसिया 2060 का टारगेट रखा है, इंडोनेशिया 2060 का रखा है, हमने रखा 2070 का, ठीक। अब इसमें और कुछ खास बताने के लिए था नहीं, आप क्वेश्चन पेपर सामने रखा करो, आंसर आपको मिलता जाएगा। और ऐसा नहीं है आंसर में केवल आंसर बताने नहीं बैठा हूँ, एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। इस वीडियो को थोड़ा स्पीड इसलिए दे दिया मैंने, आप सोच लो कि मुझे लगता है 60 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था मैंने, कुछ 18 मिनट में कंप्लीट कर दिया है इतने क्वेश्चन, और नहीं तो 2 घंटे लग जाते, 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो अगला कह रहा है कि वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग इमिग्रेटिंग टू इट्स कंट्री। तो क्या है ना, वेनेजुएला पे यूएस ने अलग अलग सैंक्शंस लगा रखे हैं। जब यूरोपियन मीडिया ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से पूछा था जयशंकर साहब से कि आप बार बार रसिया से ऑयल क्यों परचेज कर रहे हैं, आप फंड कर रहे हैं रसिया यूक्रेन वॉर को, तो उन्होंने कहा कि आपने वेनेजुएला को रोक रखा है कि ऑयल नहीं खरीद सकते वहाँ से, ईरान को बोल रखा है, तो अब हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, और हम खुद तो खरीद नहीं रहे हैं, हमारी कंपनीज हैं, हमने फ्री छूट दे रखी है, आप कहीं भी जाकर खरीद सकते हो। तो इस वजह से वहाँ पे ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं। तो कह रहा है रैपिडली वो रिकवर कर जाते हैं, तो गलत है। वेनेजुएला है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, बात सही है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता लेकिन रिजर्व है इसके पास है, ठीक। तो दूसरा आपका सही हो गया, पहला गलत हो गया। अब देखो आपको नहीं भी आता, आपने पहला कर लिया तो दूसरा आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है कि जो आपका लैंड रिकॉर्ड है ना, आप देखते हो लैंड डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज कर दें। तो मॉडर्नाइज इन द सेंस ऑफ कि मैप्स में कर दें या डिजिटाइज कर दें, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो पहला कह रहा है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग, तो सही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। दूसरा कह रहा है कैडेस्ट्रल मैप में या डिजिटाइज फॉर्म में हो, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है एन इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू
ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो 22 लैंग्वेज हैं उनमें से किसी में कर सकता है, तो तीनों सही है। ठीक, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, नहीं तो पता चले एनी के चक्कर में बेकार कर बैठो। कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक, अब इसको बढ़िया से डिस्कस किया मैंने उस पेपर में, अब इसमें क्या ही डिस्कस करना है इस चीज़ को, मैं बस जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो जो ही कहो। अब कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, कह रहा है टू दिस स्कीम guarantees a minimum package of antenatal care service to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 month post delivery। तो केवल एंटे के लिए, ठीक, पहले के लिए, ठीक, जब डिलीवरी हो उससे पहले के लिए ये चीज़ें हैं, ये स्कीम बाद के लिए नहीं है। दूसरा कह रहा है अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिस्ट कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। दूसरा सही है। ठीक, पहला गलत, दूसरा सही है। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ठीक, और बाकी कुछ और स्कीम्स थी, जैसे आपकी ये जून 2016 में आई थी आपकी स्कीम। ठीक, ये स्कीम आपकी हाँ जून 2016 में शायद आई थी या ऐसे कुछ आई थी, हाँ। ठीक, अब आपकी आती है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। मातृवंदन योजना, इसमें क्या है कि कैश, जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको कैश प्रोवाइड किया जाएगा कुछ, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाता है। बाकी दो स्कीम आपको 2023 में मैं करवा चुका हूँ PYQ में, उसको जाके पढ़ लो। तो ये जो मैटरनल या फिर मातृत्व संबंधी कुछ स्कीम चली हैं उनके बारे में आपको समझ आ जाएगा। दूसरा कह रहा है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसमें कह रहा है पहला 21 से 40 साल नहीं, 18 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक, दूसरा कह रहा है एज ऑफ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय बेनिफिशियरी, तो सबके लिए तो एज स्पेसिफिक होना चाहिए। तीसरा कह रहा है ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर ऑफ एज। ठीक, तो तीसरा सही है, 3000 आपको मिलेगा। चौथा कह रहा है कि फैमिली पेंशन अप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स, तो कोई भी स्कीम आज तक ऐसी नहीं चली जो स्पाउस के नीचे जाती हो। बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी रह चुके हैं ना, उनकी जो पेंशन होती है केवल उनकी पत्नी तक या पत्नी का वह तो पति तक की जाती है। ठीक, बेटियों को नहीं मिलती है। यहाँ पे लोग, ये तो चौथा तो गलत हो गया, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हो 1 2 3 के ऑप्शन में कौन सा होगा। तो पहला आपका 18 से 40 भी गलत हो गया। अगर आपको 2 आते हैं तो आप 2 3 तब भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 वाला। अब एक आया था अटल पेंशन योजना 2015 में। ठीक, उसमें क्या था, 18 से 40 तो था, लेकिन आप एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन भी था, लेकिन आपको 1 से 5000 के हिसाब से मिले, 1 से 5000 तक आपको पेंशन मिलती। अब जो नई स्कीम चल रही है उसमें 3000 कम से कम मिलता है। ठीक, तो थोड़ा सा याद होता उस टाइम पे तो आप कर ले जाते अच्छे से। ठीक, अब याद करके जाना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हाँ, हो गया 100 क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो, चैनल का नाम भैया UPSC अनस्क्रिप्टेड। आपका काम है, पढ़ के जाओगे तो काम आएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर आप जानो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी UPSC अनस्क्रिप्टेड है। PDF इसकी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इतना कुछ मैंने इसमें लिखा नहीं है। वीडियो आप देख लो, उस वीडियो को नहीं देख सकते तो मुझे लगता है तो 2 घंटे के अंदर की वीडियो होगी। अगर 100 क्वेश्चन एक साथ में पढ़ाऊँ तो 2 घंटे से कम में हो जाएगा। कारण क्या है, 50 से 60 क्वेश्चन करने के बाद इंसान एग्जॉस्ट कर जाती है सारी एनर्जी। ठीक, तो बाकी के 40 क्वेश्चन ऐसे स्पीड से होंगे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाने की कोशिश की थी वीडियो को। अब ये आपको कल सुबह तक मिल जाएगा 8 बजे तक, उसको जाके दम से आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। अब इसमें और कोई पेपर करवाना नहीं है। अगर थोड़ा सा पहले तो मैं जो आपको क्रैश कोर्स वगैरह बोला हूँ वो करवाऊँगा। एक छोटी सी वीडियो आएगी 15 से 20 मिनट की आपकी, उसमें आपका रहेगा वाटरफॉल वगैरह जो भी हैं आपके, वाटरफॉल, माउंटेन इंडिया के, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक लोगों को कम तैयार रहता है और मतलब वर्ल्ड वाइड ज़्यादा तैयार रहता है। तो इंडिया की नदियाँ, माउंटेन, दो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक में माउंटेन वाटरफॉल हो गया, हो सकता है उसमें रिवर भी थोड़ी बहुत आपको दिखा दूं। ठीक, 20 से 25 मिनट से ऊपर की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छा नहीं लगता ये बड़ा वीडियो। ठीक, तो छोटे छोटे वीडियोस। एक रह गया है आपका उसका क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स का। ये 2 वीडियो बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा और कुछ करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ। हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, इकॉनमी मैंने करवा दिया जो भी करवाना था। साइंस एंड टेक मैं करवाऊँगा नहीं, क्योंकि वो करंट मैंने अब इतना जल्दी हो नहीं पाएंगी चीज़ें। हाँ, आपको हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स, वैसे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, लेकिन कुछ पॉइंट अगर बन पड़ेगा तो कोई एक प्रॉपर स्लाइड्स बना के ले आऊँगा। 1-1.5 घंटे का जो भी एक बार में वीडियो होगा वहीं पे कंप्लीट कर दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को देखा करो, फिर इतना मेहनत करने का कोई मज़ा आता नहीं है। फिर पता चले 25 तारीख को आप पेपर दे के आ रहे हो, फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है
और वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन कहीं फंस जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ भैया। यूपीएससी पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनाती है, ठीक, तो जब पीवाईक्यू से क्वेश्चन बना रही है तो बेसिकली फंसेगा ही फंसेगा वहाँ पे जाके। अब आप देख लो कि फंसता है कि नहीं फंसता है। यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए आप। थैंक यू, बस इतना ही था भैया।